अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड रीडर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, एकदम खैरियत से होंगे। तो जी वेलकम टू माय चैनल नावल साहब। तो जी हम लोग का जो नावल है अलहम से बन्नास, चले जी पढ़ते हैं इस नावल की आज की हमारी 12वीं किस्त की जानिब। शाम के वक्त मारिया ने हातिम से करीबी पार्क चलने का कहा था ताकि वो कुछ बेहतर महसूस कर सके। खिलाफ तवक्को हातिम ने इनकार नहीं किया था। इसने बंजर के सामने दर्द की टहनियों पर टिकाई हुई थी। पार्क के एक तरफ कुछ बच्चे खेल रहे थे और दूसरी तरफ कुछ लोग वॉक कर रहे थे। मारिया एक तरफ खड़ी गहरी निगाहों से इसे देख रही थी। इसने ज़िंदगी में पहली बार इसे आम लोगों के हुलिये में देखा था। वो इस रफ से हुलिये में भी इसे बहुत दिलकश लग रहा था। अपने जूतों में से किसी चीज़ के टकराने के एहसास से हातिम की सोचों का तसलसल टूटा था। अंकल बॉल देना, एक छोटी सी बच्ची ने थोड़े से फासले पर खड़े होते कहा था। हातिम ने नागवारी से रुख मोड़ लिया था। बॉल पास करो ना। कमर पर हाथ रखे इस बच्ची ने एक बार फिर कहा था, खुद ले लो। वो सर्द लहजे में गोया हुआ था। वो बच्ची कुछ देर इसे घूरती रही, फिर छोटे छोटे कदम उठाते इस तक आई। फुटबॉल भारी होने की वजह से इसे उठाई नहीं जा रही थी। अंकल ये उठा दो ना। इसने आंखें टपटपाई गोया मिन्नत की थी। क्यों, तुम्हारे हाथ नहीं है? वो अज़दी बेरुखी से बोला था। तमीज़ से बात करो मेरी बहन से, वरना जान से मार दूंगा मैं तुम्हें। एक और बच्चा जो कि इस बच्ची का तकरीबन हम उम्र ही था, एकदम इसे अपनी बहन के सामने आकर खड़ा हुआ था। हातिम इसकी बात सुनकर बिल्कुल तंग रह गया था। चलो यहाँ से। एक हाथ से मुश्किल बॉल उठाए, इसने दूसरे से अपनी बहन का हाथ थामा था। कितनी दफ़ा समझाया, इधर उधर न जाया करो, एक जगह सुकून से नहीं बैठ सकती तुम। कदम कदम इसके साथ चलते हुए मुसलसल इसे झिड़क रहा था। हातिम की नज़रों ने बहुत दूर तक इनकी पैरवी की थी, फिर वो सर झटक कर हंस दिया। मारिया जो खामोशी से खड़ी इसे देख रही थी, इसकी गालों पर मौजूद घड़े को उभरता देख यकदम इसका दिल डूबा था। इसने अपनी पूरी जिंदगी में इससे हसीन मंजर नहीं देखा था। वो धड़कते दिल के साथ बेंच के दूसरे सिरे पर आ बैठी थी। हातिम ने फिर से अपनी निगाहें हवा के जोर से रक्स करती टहनियों पर जमाई थी, मगर इस बार इसका जहन कहीं बहुत पीछे गया था। माजी का एक पन्ना खुलकर इसकी आंखों के सामने आया था। 24 घंटे इन किताबों में सर्दी बैठी रहती हूँ, कि कभी कुछ और भी कर लिया करो। सूफी को पढ़ता देख वो उकता कर गोया हुआ था। मुझे डॉक्टर बनना है और डॉक्टर बनने के लिए पढ़ना पड़ता है। तुम्हारी तरह आवारा नहीं फिरना मुझे। वो तड़क का जवाब आया था। मुझे आवारा कहा तुमने? वो भड़क उठा था। हाँ कहा। वो बयान बदलने पर आमादा नहीं थी। बड़ा भाई हूँ मैं तुम्हारा, सिर्फ 2 मिनट बड़े हो। बड़ा तो हूँ ना। बड़े भाई बहनों की हिफाजत करते हैं, इनसे मोहब्बत करते हैं। नाइल जी को देख लो। इसने फ़ौरन दांतों तले ज़बान दबाई थी। नाइल जी। अब इसे सूफ़ी को चिढ़ाने का मौका मिल गया था। सूफ़ी ने खुद ही इसे मौका दिया था। वैसे नाइल जी की एक बहन भी है जिसके लिए तोहफ़ा ख़रीदना है मुझे। थोड़े से पैसे दे दो यार। अगर इसे सूफ़ी से काम ना होता तो यकीन इसे बहुत तंग करता। तुम अपनी बहन से पैसे लेकर अपनी बीवी को तोहफ़ा दोगे? वो सदमे में चली गई थी। नहीं है ना मेरे पास, डैड के साथ वैसे मामला ठीक नहीं चल रहे और मॉम भी नाराज़ है। अब सिर्फ तुम ही बची हो। हातिम इसके पास सोफे पर आकर बैठा था। अगर तुमने मानो को कोई तोहफ़ा देना था तो सेविंग करनी चाहिए थी ना। किताब साइड पर रखे सोफ़ी ने अपना रुख इसकी जानिब मोड़ा था। मैं क्यों सेविंग करता, तुम किस लिए हो? ढिठाई की इंतहा थी। शर्म नहीं आती तुम्हें? सोफ़ी को अफसोस हुआ था। नहीं आती। क्या शान बेनियाज़ी थी? कितने पैसे चाहिए? बस 5-6 हज़ार। हातिम ने सरसरी अंदाज में कहा था। इतने पैसों का क्या करोगे तुम? एक लॉकेट बनवाना है जिसमें उमर और नैन लिखा होगा। हातिम ने इसे खुशी से आगाह किया था। उम्र देखी तुमने अपनी और उसकी? सूफ़ी ने इसे शर्म दिलानी चाहिए। अरे नाइल भाई, आप यहाँ? हातिम की कहने की देर थी कि सूफ़ी करंट खाकर सोफे से उछली थी। सर पर ओढ़ा दुपट्टा इसने मज़ीद कस लिया था। अब इसने बौखलाई नज़रों से इधर उधर देखा था। हातिम के कहे पर इसे सारी कहानी समझ आई थी। तुमने देखी अपनी उम्र? पेट पर हाथ रखे वो हंसता ही चला जा रहा था। 1 रुपया नहीं दूंगी मैं तुम्हें। गुस्से से सुख पड़ते चेहरे के साथ वो भागती हुई कमरे में गई थी। आपको बच्चे पसंद है? मारिया की आवाज़ इसे माजी से खींचकर हाल में लाई थी। हाँ बहुत। वो लाशऊरी तौर पर बोल गया था। मैंने हमेशा से सोच रखा था कि अगर मेरी बेटी हुई तो मैं इसका नाम सोफ़ी रखूँगा। वो इस वक्त महव गम में दोष था। इसे खबर ना थी वो किसके सामने क्या बोल रहा था। आपकी ये ख्वाहिश ज़रूर पूरी होगी। मारिया मध्यम सा मुस्कुराई थी। हातिम फिर सोचों में गुम हो गया था। मैं आपकी ये ख्वाहिश पूरी करूँगी, बस एक बार शादी हो जाए। वो दिल ही दिल में गोया हुई थी। इसके रास्ते का कांटा खुद ब खुद ही हट गया था। और तो और अब हातिम के दिल में भी नैन का वो मकाम नहीं रहा था। मारिया को सारे रास्ते साफ नजर आ रहे थे। नैन को घर आए कुछ दिन गुजर गए थे। वो हर वक्त कहीं खोई रहती थी। नाइल इस पर पूरी तवज्जो दे रहा था, मगर इसकी जहनी हालत ठीक नहीं हो रही थी। वो आधी रात को उठकर चीखने चिल्लाने लग जाती। हातिम इसके जहन से नहीं निकलता था। इसकी हालत की पेश नज़र नाइल ने आयज़ा को घर बुलाया था ताकि नैन थोड़ा बहुत बेहतर महसूस कर सके। इतना सब कुछ हो गया वानिया, और तुमने मुझे बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा मगर तुम
मुझे नहीं मिली। मैं पुलिस स्टेशन भी जाने वाली थी, फिर मुझे तुम्हारे नंबर से मैसेज आया कि तुम जहाँ भी हो ठीक हो। नाइल भाई से भी बात हुई मेरी, उन्होंने भी यही कहा। मैं ठीक नहीं हूँ, तोड़ दिया उसने मुझे, बर्बाद कर दिया। वो रोती थी। मैंने उसके साथ वफा की, इश्क की, और बदले में उसने मुझे क्या दिया? वो कहता था कि इसकी ज़िंदगी में और भी लड़कियाँ हैं, मेरे साथ सिर्फ मेरी खूबसूरती की वजह से था। इसने मुझे गोली मारी। वो कैसे कर सकता है मेरे साथ ये? वह हाथों में मुँह छुपाई रो रही थी। आयज़ा को इसके लिए बेहद दुख हुआ था, और मैं उसका बच्चे का क्या करूं? इसे पता था कि तुम माँ बनने वाली हो। नहीं, आंसू पोंछते ऐनन ने नफ़ी में सर हिलाया था। तो फिर बताओ उससे, बात करो उससे, पूछो कि इससे कि इसने ये सब क्यों किया। मगर मैं, वानिया, जब तक तुम बात नहीं करोगी मसला हल नहीं होगा। अब तुम अकेली नहीं हो, सवाल तुम्हारी औलाद का है। माएँ तो अपनी औलाद के लिए न जाने क्या कुछ नहीं कर गुजरती। तुम एक बार बात तो करो उससे। आयज़ा की बात सुनकर वो गहरी सोच में डूबी थी। इसे वाकई उमर से बात करनी चाहिए थी। आयज़ा के जाने के बाद वो काफ़ी देर सोचती रही। फिर इसने बलाखिर धड़कते दिल से हातिम को कॉल मिलाई थी। फ़ोन इसे नाइल लेकर दे चुका था। हातिम का नंबर हैक करना इसके लिए बड़ी बात नहीं थी। वो अकेली होती तो कभी इसे कॉल करने का सोचती भी नहीं, मगर अब इसके साथ इसकी औलाद थी। दूसरे बेल पर कॉल रिसीव कर ली गई थी। हेलो। नक़ाहत भरी मर्दाना आवाज़ सुनकर ऐनन के दिल को कुछ हुआ था। आवाज़ से वो काफ़ी थका थका लग रहा था। कौन? हातिम ने आंखें बंद किए एक बार फिर पूछा था। इतने दिनों बाद चकर आज कहीं ठीक से इसकी आंख लगी थी। अब भी वो नीम गनूदगी में बोल रहा था। ऐनन ने बोलने के लिए लब खोले थे, मगर ज़बान ने इसका साथ न दिया। इसके गले में जैसे गिरह बंदी थी। वह बिला शऊर इसकी ज़बान से सिसकी निकली थी। नैन। दिल में गोया होते वो करंट खाकर उठा था। कैसी हो तुम? कहाँ हो? किस हाल में हो? वो ये सब पूछना चाहता था, मगर साथ तो की ज़बान ने भी नहीं दिया। जब बात नहीं करनी तो कॉल क्यों करते हो? खुद को मजबूत करते हुए अनजान बनाता। उमर। वो फूट फूट कर रोती थी। इसे इस तरह रोता सुनकर हातिम का दिल जैसे मुट्ठी में बंद हुआ था। कौन बात कर रहा है? इसकी संग दिली पर ऐनन के आंसू थमे थे। मैं नैन। इसने दिल पर पत्थर रख के खुद से इश्क के दावे करने वाले को अपना तारुफ करवाया। कौन नैन? हातिम की आंख से एक आंसू टूट कर गिरा था, मगर लहजे में ज़रा बराबर लर्जिश नहीं थी। वह एक लम्हे के लिए सख्ते में चली गई थी। उमर, तुम ये सब क्यों कह रहे हो? वह बेबसी से चीख उठी थी। क्यों फ़ोन किया है? इसका चेहरा आंसू से तर था, मगर ज़बान लड़खड़ाने से आ रही थी। तुम्हें मेरी याद नहीं आती? हर लम्हा, हर पल तुम मेरे रूह में बसती हो। मगर वो ये कहना चाहता था, मगर नहीं कह पाया। नहीं आती। खुश हूँ मैं अपनी ज़िंदगी में। बहुत इतनी हसीन लड़कियाँ हैं मेरी ज़िंदगी में कि तुम बिल्कुल याद नहीं आती। वो अपने अल्फाज से इसका सीना छली कर रहा था। तुम तो इश्क के दावेदार थे। वो सिसकी थी। मैंने ये दावे किस किस से किए हैं मुझे अब याद भी नहीं। मैं इन लड़कियों जैसी नहीं हूँ, बीवी हूँ तुम्हारी। क्यों की तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद? वो गम गुस्से से चिल्लाई थी। क्योंकि मुझे नाइल से बदला लेना था, बस इसीलिए। अब तुम्हें इस तरह देख वो तड़पेगा और सुकून मेरे दिल को मिलेगा। वो अजीब तर्ज से हंसा था। ऐनन को कमरे की छत खुद पे गिरती हुई महसूस हुई। तुम झूठ बोल रहे हो। मुझे पता है तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। मुझे नहीं पता कि तुम ये सब क्यों बोल रहे हो। उमर, प्लीज़ मेरे साथ ये मत करो। मैं सब कुछ भूलने को तैयार हूँ, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। मुझे तन्हा मत छोड़ो प्लीज़। ये सब छोड़ दो, हम कहीं दूर चलते हैं, इन तमाम लोगों से बहुत दूर। प्लीज़ तुम ये सब छोड़ दो। क्या तुम मेरे लिए अपना मज़हब नहीं तब्दील कर सकते? दिल के हाथ तुम मजबूर होते। वो मिन्नत वो उतर आई थी। ये काम तुम क्यों नहीं कर लेती? तुम भी तो कर सकती हो ना मेरे लिए अपना मज़हब तब्दील। ऐनन बिल्कुल सुन हो गई। वह आज पत्थर का मुजस्समा बना हुआ था। चलो एक डील करते हैं, मैं तुम्हारे लिए सब छोड़ दूंगा। हम कहीं दूर चले जाएंगे, मगर तुम्हें मेरे लिए पैदाइश से मकाशवा का सफ़र तय करना होगा। बोलो, करोगी? ऐनन ने कोई जवाब नहीं दिया था। वो जानता था वो कोई जवाब नहीं दे पाएगी। अब मुझे फ़ोन तब करना जब तुम ये सफ़र तय कर चुकी हो। वो फ़ोन काट चुका था। वो बेयकीनी से फ़ोन की तारीख स्क्रीन को घूरती रही। यकीन करना बेहद मुश्किल था कि ये इसका उमर ही था। इसने एक बार फिर ये नहीं पूछा था कि वो कैसी है। इसे गोली मार कर वो इसे अस्पताल में बेयार मददगार छोड़ गया था, और वो अपने किए पे ज़रा बराबर भी पशेमान नहीं था। फ़ोन काटते ही वो रो दिया था, बच्चों की तरह बिलख बिलख कर। आई एम सॉरी नैन, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। मुझे एहसास हो गया है कि हम एक दूसरे के लिए नहीं बने, हमारे रास्ते जुदा है। मैं ज़िंदगी की जिस मोड़ पर हूँ वहाँ तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सकता। अगर कल मुझे कुछ हो गया तो तुम्हारे साथ न जाने क्या हो। बेहतर है कि तुम मुझसे दूर रहो। हातिम ने जानबूझकर मज़हब तब्दील करने वाली बात की थी। वो अच्छे से जानता था कि ऐनन ऐसा कभी नहीं करेगी। ये बस इसे खुद से बदगुमान करने की कोशिश थी। नाइल ने मोहसिन और शाशा को डिनर पे इनवाइट किया था। वो चाहता था कि ऐनन इस ट्रॉमा से बाहर निकल आए। मेरा बच्चा क्यों नहीं कुछ खा रहा? नाइल ने इसकी प्लेट में चावल डालते कहा था। मेरा दिल नहीं चाह रहा। वो कुछ ही दिनों में बहुत कमज़ोर हो गई थी। आंखों के गिर्द सियाह हल्के इसकी बेख्वाबी का भरपूर अक्कासी कर रहे थे। हाँ भाई, आपका दिल तो किसी का अकाउंट हैक करने का कर रहा होगा। मोहसिन ने शरारत से लब दबाई कहा था, जिस पर नाइल और शाशा दोनों ही इसे घूरी से नवाजा था। उफ, एक
ایک تو بیویوں کی یہ گھوریاں۔ وہ آج فل موڈ میں تھا، جبکہ اس کی بات پر اچانک ہی انین کو کچھ یاد آیا تھا۔ بھائی آپ نے تو نکاح کر لیا تھا نا، آپ کی بیوی کہاں ہے؟ نائل کو زبردست ہنسی آئی تھی۔ وہ اپنے مائکے گئی ہے، اس کے ڈیڈ کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، 1-2 مہینے وہی رہے گی۔ اس نے نہایت محتاط انداز میں جواب دیا تھا، جس پر ساشا اور محسن دونوں پہلے نائل اور پھر ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ اچھا صحیح، انین مطمئن ہو گئی، اسے فی الحال کسی چیز میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں اس جھوٹ کی وجہ جان سکتا ہوں؟ ڈنر کے بعد ساشا انین کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھی باتیں کر رہی تھی، جبکہ نائل اور محسن باہر لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ کون سا جھوٹ؟ کافی کا سپ لیتے نائل لاپرواہی سے گویا ہوا تھا۔ وانیا سے کیوں کہا کہ بھابھی اپنے مائکے گئی ہے؟ میری مرضی۔ وہ شان بے نیازی سے گویا ہوا تھا۔ نائل مجھے سچ سچ بتاؤ، تمہارے دماغ میں کیا کھچڑی پک رہی ہے؟ محسن نے ایک آنکھ اچکا کر پوچھا تھا۔ کوئی کھچڑی نہیں پک رہی۔ کپ میز پر رکھتے اس نے ازلی بے نیازی سے کہا تھا، ٹھیک ہے میں پھر وانیا کو جا کر بتا دیتا ہوں کہ بھابھی مائکے نہیں بلکہ فارم ہاؤس گئی ہے، اور ایڈریس بھی دے دیتا ہوں، پھر وہ خود جواب دیتے پھرنا۔ وہ بھی اپنی جگہ سے اٹھا ہی تھا کہ نائل کی غصیلی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ بیٹھو واپس۔ منہ کے زاویے بگاڑتے اس نے محسن کو بیٹھنے کا کہا تھا۔ مسکرا کر وہ واپس ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھا تھا۔ میں اچھے سے جانتا ہوں کہ وانیا تمہاری بات پر کبھی یقین نہیں کرے گی، اور یہ بھی کہ تم کبھی بھی اپنی زبان نہیں کھولو گے۔ میں بھی تمہاری بچوں کو یتیم نہیں کرنا چاہتا۔ نائل نے ایک تیکھی مسکراہٹ اس کی جانب اچھالی تھی۔ اس کی دھمکی پر محسن بری طرح کرایا تھا، لیکن پھر بھی بتا رہا ہوں، احسان جتانا اس نے بے حد ضروری سمجھا۔ تم نے سن رکھا ہوگا کہ ایک میان میں کبھی 2 تلواریں نہیں رہ سکتی، بالکل اسی طرح ایک جگہ پر آگ اور پانی بھی نہیں رہ سکتے۔ آگ کون ہے اور پانی کون؟ محسن نے وضاحت چاہی تھی۔ وانیا میری بہن ہے، بہت معصوم ہے، لیکن وہ اسنیہا کو برداشت کر لے گی، اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، مگر میں کوئی بدمزگی نہیں چاہتا تھا۔ تم اپنی بہن کو آگ بول رہے ہو؟ محسن کو خوشگوار حیرت ہوئی تھی۔ میری بہن نہایت ہی معصوم ہے، بس کبھی کبھی انہیں غصہ آ جاتا ہے، اسنیہا جھیل نہیں سکے گی۔ وانیا کی شان میں وہ کچھ غلط نہیں سن سکتا تھا۔ تمہاری منطق نہایت ہی غیر منطقی ہے، جب بھابھی تمہیں جھیل سکتی ہے تو وانیا کو بھی جھیل ہی لے گی، محسن نے شرارت سے کہا تھا۔ یہ کب منہ پہ دے ماروں گا میں تمہارے؟ نائل کا چہرہ غصے سے سرخ پڑا تھا۔ مجھے لگتا ہے تم کچھ زیادہ ہی سوچ رہے ہو، یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، تم بھابھی کو لے آؤ واپس، وہ بہت زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ یہاں ہوگی تو تمہیں وانیا کی بھی فکر نہیں ہوگی۔ محسن نے اسے سمجھانا چاہا تھا، مجھے فی الحال کوئی رسک نہیں لینا، میں نہیں چاہتا کہ وانیا کو لگے کہ میرا دھیان بٹ گیا ہے۔ جب تک وہ بالکل نارمل نہیں ہو جاتی، کم از کم تب تک وہ اپنی بات پر مصر تھا۔ مرضی ہے تمہاری، لیکن اس سب میں بھابھی کو اگنور مت کرنا۔ ویسے ملوایا نہیں تم نے کبھی بھابھی سے؟ اس دن بھی لان میں سرسری سا دیکھا تھا میں نے انہیں، چہرہ بھی نہیں دیکھ پایا تھا ٹھیک سے۔ تم اپنی بیوی کو دیکھو بس۔ نائل نے 2 ٹوک انداز پر محسن کا کہاں چھٹا تھا۔ کافی پوزیسو ہو تم۔ شٹ اپ۔ نائل نے فوراً سے شٹ اپ کال دی تھی، وہ جواباً سر جھٹکتا مسکرا دیا تھا۔ ساشا اور محسن کے جانے کے بعد نائل وانیا کے کمرے میں گیا تھا۔ اسی کمرے میں نہ پا کر وہ وہی بستر پہ بیٹھا تھا۔ وانیا کا فون بجنے لگا تھا۔ بجنے کی آواز سے نائل اس کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ اس نے فون اٹھا کر سرسری سی نگاہ اس پر دوڑائی تھی۔ عائزہ کا میسج دیکھ اس نے فون واپس رکھنا چاہا، مگر پھر کسی احساس کے تحت اس نے کال ہسٹری چیک کی تھی۔ حاتم کا نمبر دیکھ اس کی آنکھیں سرخ پڑی تھی، یعنی میرا شک بالکل درست تھا۔ نائل نے زور سے موبائل بستر پہ پٹکا تھا۔ اس وقت وانیا شب خوابی کا لباس پہنے استک آئی تھی۔ آپ ابھی تک اس سے رابطے میں ہیں؟ وہ غصے سے کھڑا ہوا تھا۔ صرف ایک بار کال کی تھی، وہ مدھم آواز میں گویا ہوئی۔ کیوں؟ آخر ضرورت ہی کیا تھی؟ نائل کا پارا سوا نیزے پہ چڑھا تھا۔ وہ وانیا کے لیے نہ جانے کیا کچھ کر رہا تھا۔ وہ ابھی بھی حاتم سے رابطے میں تھی۔ اس نے گولی تک ماری آپ کو، اکیلا چھوڑ دیا اس نے آپ کو۔ اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو پھر کیا کرتی؟ میں بتائے کیا کرتی؟ وہ بے بسی سے چلا اٹھی تھی۔ میں ماں بننے والی ہوں بھائی، کل کو جب دنیا والے مجھ سے اس بچے کے بارے میں سوال کریں گے تو میں کیا جواب دوں گی؟ کیا بتاؤں گی کہ کون ہے اس کا باپ؟ نائل بالکل لاجواب ہو گیا تھا۔ بات صرف میری ہوتی تو شاید مڑ کر دیکھتی بھی نہ، مگر میں اب اکیلی نہیں ہوں۔ وہ شکست خور حالت میں بستر پہ بیٹھی تھی۔ نائل اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس کی چھوٹی سی گڑیا کب اتنی بڑی ہوئی، اسے خبر تک نہیں ہوئی۔ گہری سانس خارج کرتے وہ قدم قدم چلتا اس کے پاس آ بیٹھا تھا۔ آپ نے بچپن سے لے کر آج تک بہت غلطیاں کی ہیں، میں نے ہمیشہ آپ کی غلطیوں کو کور کیا ہے، میں آج بھی یہ کروں گا، بلکہ آئندہ بھی کروں گا۔ آپ کو کسی کو کوئی جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں سب سوالات کے جواب دینے کے لیے۔ نائل نے اس کے دونوں ہاتھ تھامتے کہا تھا۔ بھائی وہ بہت برا ہے۔ انین نے روتے ہوئے نائل کے کندھے پر سر ٹکایا تھا۔ میں اس کا وہ حشر کروں گا کہ ساری زندگی یاد رکھے گا، آپ بالکل فکر نہ کریں۔ نائل نے اس کے سر پر بوسہ دیتے کہا تھا۔ ایک مضبوط حصار پاتے وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ آپ نے اسے اپنی پریگننسی کی خبر دی؟ انین نے کچھ حد تک ریلیکس ہونے پر نائل نے پوچھا تھا۔ نہیں۔ اسے کندھے سے سر ہٹاتے وہ بھر رہی آواز میں گویا ہوئی تھی۔ نائل کی سانس میں سانس آئی تھی۔ بہت اچھا کیا، اسے بتانے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ اسے یہ نہیں بتائے گی۔ نائل نے اس کا ہاتھ تھامتے
کہا تھا، مگر بھائی میری جان، آپ کو اپنے بچے کے لیے کسی سے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ شخص اس قابل نہیں کہ اتنی بڑی ذمہ داری اٹھا سکے، اور اس نے آپ سے آپ کا بچہ چھین لیا۔ پھر وہ جان کر اسے ڈرا رہا تھا، حاتم تک اگر یہ خبر پہنچ جاتی تو عینین کو واپس لے جانے میں 1 سیکنڈ نہ لگاتا۔ میں اپنا بچہ کسی کو نہیں دوں گی۔ وہ فوراً گھبرا گئی تھی۔ تو پھر وعدہ کرے، اسے نہیں بتائے گی؟ وعدہ کرتی ہوں۔ نائل کے چہرے پر ڈھیر و سکون چھایا تھا۔ مجھے کسی ضروری کام سے جانا ہے باہر، صبح آؤں گا، آپ آرام کیجیے، اور اگر کوئی مسئلہ ہو تو فوراً مجھے کال کر لیجیے گا۔ عینین نے مدھم سی مسکراہٹ کے ساتھ اس بات میں سر ہلایا تھا۔ نائل کے جانے کے بعد وہ نہ جانے کتنی دیر کروٹ بدلتے سونے کی کوشش کر رہی تھی، مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ ویسے اگر میں مذہب تبدیل کر لوں تو اچانک ہی اس کے ذہن میں خیال آیا تھا، نہیں، یہ میں کیا سوچ رہی ہوں۔ وانیہ نے خود کو فوراً ڈپٹا تھا، اس میں کوئی حرج تو نہیں، اسلام میں تو ویسے بھی بہت جھول ہے، اللہ کو تو مانتی ہوں نا میں، اس آیت میں بھی تو اللہ کو مانا جاتا ہے نا، تو پھر اس مذہب کو اپنانے میں کوئی حرج تو نہیں۔ بستر سے اٹھ کر بیٹھتے عینین نے اپنا موبائل اٹھایا تھا۔ دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے پلے اسٹور پر بائبل کو ٹائپ کیا تھا۔ اسے ڈاؤن لوڈ کرتے ایک لمحے کے لیے اس کے ہاتھ کپائے تھے، مگر اس نے یہ کیا تھا ایک چھپے ہوئے فولڈر میں۔ اس نے بہت انداز میں بائبل کی کتاب کو چھپایا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ نائل کی نظر پڑ جائے۔ اس نے ڈاؤن لوڈ تو کر لی تھی، مگر اسے کھولنے کی ہمت نہیں کی تھی۔ گہری سانس خارج کرتے اس نے موبائل آف کیے سائڈ پر رکھا تھا۔ کچھ دیر بیٹھنے کے بعد وہ واپس بستر پر لیٹ گئی تھی۔ گھر سے سیدھا وہ فارم ہاؤس گیا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے وہ بستر پر آ لیٹا تھا۔ اسنیہا دوسری جانب گہری نیند میں سو رہی تھی۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے بے چینی سے پہلو بدلا تھا۔ اتنے سکون سے سو رہی ہے، بڑبڑاتے ہوئے وہ اٹھ کر بیٹھا تھا۔ کچھ دیر اسے گھورنے کے بعد نائل کے لب مسکرائے تھے۔ سائڈ میز سے پانی کا گلاس اٹھایا اس نے زمین پر پٹک دیا۔ گلاس ٹوٹنے کی آواز سے اسنیہا فوراً ہڑبڑا کر اٹھی تھی۔ آپ یہاں؟ اسے شدید حیرت ہوئی تھی۔ عینین کے آنے کے بعد وہ ایک بار بھی اس کے پاس رہنے نہیں آیا تھا، بس کبھی کبھار دن کے وقت کچھ وقت کے لیے آ جایا کرتا تھا۔ نیند خراب کر دی میں نے تمہاری؟ ہاتھ سے گر گیا تھا گلاس، اس نے اس انداز میں کہا تھا جیسے اپنی بیگم کی آنکھ کھلنے کا اسے نہایت ہی افسوس ہے۔ کوئی بات نہیں، میں صاف کر لیتی ہوں۔ بالوں کا جوڑا بنائے وہ بستر سے اٹھی تھی۔ کھانا کھایا آپ نے؟ یہ روٹین کے الفاظ تھے جو اسے ضرور کہتی تھی۔ نہیں، وہ جھوٹ بول رہا تھا۔ اچھا میں کھانا لگاتی ہوں۔ آپ نے تو چینج بھی نہیں کیا، تم نے کپڑے نکال کر ہی نہیں دیے۔ اچھا رکے، میں نکال کر دیتی ہوں، وہ کہتے ساتھ ہی الماری کی جانب پڑی تھی۔ وہ سر جھٹکتا مسکرا دیا۔ اسنیہا کا اس طرح اسے اہمیت دینا اسے بہت اچھا لگتا تھا۔ کافی بناؤں آپ کے لیے؟ کھانا پروستے اسنیہا نے پوچھا تھا۔ بنا دو۔ آج اس نے کسی چیز سے انکار نہیں کیا تھا۔ کافی ٹھیک بنائی ہے تم نے؟ اسنیہا کے لبوں پہ مدھم سی مسکراہٹ ابھری تھی۔ وہ سیدھے منہ تعریف کرنا جانتا ہی نہیں تھا۔ تم یہ کیا کر رہی ہو؟ اسے واپس بستر پہ لیٹتے دیکھ نائل کو شوق لگا۔ سو رہی ہوں۔ آپ کو کوئی کام ہے؟ بغیر کام کے تم جاگ نہیں سکتی کیا؟ وہ کرایا تھا۔ بلا وجہ کس لیے جاگوں؟ وہ سمجھ نہیں سکی تھی۔ میرے لیے۔ اسنیہا نے بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا۔ میرا مطلب ہم باتیں کر سکتے ہیں۔ تم ویسے بھی اتنے دن اکیلی رہی ہو تو بور تو ہوتی رہی ہوگی۔ تمہارا دل چاہ رہا ہوگا نا مجھ سے باتیں کرنے کا۔ دیکھو شرمانے کی ضرورت نہیں، میں شوہر ہوں تمہارا، تم مجھ سے بلا جھجک کچھ بھی کہہ سکتی ہو۔ اسنیہا نے آنکھیں گھمائی، گہری سانس خارج کی۔ وہ کبھی سیدھی بات نہیں کر سکتا تھا۔ وانیہ کی طبیعت کیسی ہے اب؟ اسنیہا نے بیٹھ کر اسے ٹیک لگائے پوچھا تھا۔ اب نیند تو ویسے بھی آنکھوں سے دور تھی، ٹھیک ہے، کل سے یونیورسٹی جانا شروع کرے گی تو مزید بہتر ہو جائے گی۔ ویسے اسے ہوا کیا تھا؟ کافی عرصہ دور رہی ہے نا، بس اسی وجہ ڈپریشن کا شکار ہے۔ آپ فکر نہ کرے، ٹھیک ہو جائے گی۔ اسنیہا نے مسکرا کر اسے تسلی دی تھی۔ وہ جواباً وہ بھی مسکرا دیا تھا۔ ویسے تم کیا کرتی رہی اتنے دن؟ کچھ خاص نہیں۔ وہ شکوے ویسے بھی بہت کم کرتی تھی، اب تو اس نے بالکل ہی چھوڑ دیے تھے۔ جب نائل کو خود سے احساس نہیں تھا تو پھر احساس دلانے کا فائدہ ہی کیا؟ ادھر آؤ۔ نائل کے بلانے پر وہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹکی تھی، پھر کچھ لمحے کے لیے مضطرب رہنے کے بعد وہ اس کے قریب جا کر بیٹھی تھی۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ میں تھوڑا سا خوش قسمت ہوں جو تم میری بیوی ہو۔ اس کا ہاتھ تھامتے نائل نے نرمی سے کہا تھا۔ اسنیہا کے دل نے بے اختیار پیٹھ مسکی تھی۔ وہ ایسی ہی تھی، ایک خوشگوار بات پر اپنا تمام تر غم بھلا دینے والی۔ شکریہ مجھے سمجھنے کے لیے۔ نائل نے اپنے ہاتھ کی پشت سے اس کی گال سہلائی تھی۔ وہ بری طرح جھنپ گئی تھی۔ ہماری شادی کو 1 سال سے زیادہ ہو گیا ہے، اب نئی نویلی دلہنوں کی طرح بات بات پر شرمانا چھوڑ دو۔ لب دبائے اب وہ اسے چھیڑ رہا تھا۔ میں نہیں شرما رہی۔ اسنیہا نے ہڑبڑا کر پیچھے ہٹنے کی کوشش کی تھی، مگر نائل کی گرفت کافی سخت تھی، وہ اپنا ہاتھ نہیں چھڑوا سکی۔ ویسے تم نے خوب آرام کیا ہوگا، نہیں؟ وہ اپنا سر اس کی گود میں رکھ گیا تھا۔ بہت زیادہ۔ اسنیہا نے اپنا نرم ملائم ہاتھ اس کی پیشانی پر رکھتے کہا تھا۔ اب وہ آہستگی سے اس کا سر دبا رہی تھی۔ ساری تھکان
सारी थकान नाइल के कहे चंद जुमलों ने उतार दी थी। अब वो बिल्कुल हशाश बशाश थी। तुमने शुक्र अदा किया होगा मैं तुम्हारे सर पर मुसल्लित नहीं था। अब वो बाकायदा से घूर रहा था, बहुत बहुत ज़्यादा। वो भी शरारत के मूड में थी। स्नेहा उठ कर बैठते ही नाइल ने गुस्से से उसे पुकारा था। वो हंस दी थी, फिर हंसती ही चली गई थी। तुम्हें मेरी कदर ही नहीं है। अब वो वापस अपनी जगह पर आकर लेटा था। कदर है, बल्कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं एक बात सोच रही थी। हंसी जब्त करती उसने आंखें टपटपाए नाइल की जानिब देखा था। नाइल ने सवालिया नज़रों से इसकी जानिब देखा था। अभी तो सिर्फ 1 साल गुजरा है, सारी ज़िंदगी कैसे बर्दाश्त करूंगी मैं आपको। इसकी बात पर नाइल करंट खा कर उठा था। क्या कहा तुमने? गुस्से से इसका चेहरा सुर्ख पड़ा था। वही जो आपने सुना। अब वो जानकर इसे चिढ़ा रही थी। 10 सेकंड के अंदर अंदर अपना बयान बदलो, वरना आज तुम्हारी खैर नहीं। अब वो इसे धमकी दे रहा था, जबकि ये धमकी कम और हकीकत ज़्यादा थी। कहो कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे नाइल जैसा शौहर मिला है, और अगर मुझे 10 जिंदगियाँ भी मिली तो मैं नाइल का ही इंतखाब करूँगी। अस्तगफिरुल्लाह। बेख्तियार इसकी ज़बान फिसली थी। अब तुम बच जाओ मुझसे। वो इसे बगैर कुछ सोचने समझने का मौका दिए नाइल इसे बिस्तर पर धक्का दिया था। इसके दोनों हाथ अपने मजबूत गिरफ्त में पकड़े वो इसके ही दुपट्टे से इसके हाथ बांध चुका था। ये आप क्या कर रहे हैं नाइल? स्नेहा की आंखों में खौफ उभरा था। तुम्हें तुम्हारी खुशकिस्मती का एहसास दिला रहा हूँ। एक तीखी मुस्कुराहट इसकी जानिब उछाले और बिस्तर से उठा था। अलमारी से 2 और दुपट्टे निकाले। मुस्कुराता हुआ इसकी जानिब बढ़ रहा था। नाइल प्लीज़। इसका जुमला मुकम्मल करने से पहले ही नाइल ने इसके मुंह के गिर्द दुपट्टा बांधा था। वो मुसलसल मज़ाहमतें करती नफ़ी में सर हिला रही थी। इसका मुंह बांधने के बाद नाइल अब इसके पैर बांधने थे। गुड नाइट। इसका गाल थपथपाते नाइल अपनी साइड पर लेट गया। वो बेचारी अपनी किस्मत में मातम करने के सिवा और कर भी क्या सकती थी। नाइल ने जानबूझकर दुपट्टे ढीले बांधे थे कि वो आधे या 1 घंटे की मज़ाहमत के बाद खुद को आज़ाद करवा सकती थी। ये बस इसे तंग करने का एक तरीका था। अब इसे अच्छी और गहरी नींद आनी थी। दिन के वक्त वो यूनिवर्सिटी जाने से पहले बुक शॉप पर गई थी। कि आपके पास इंजील मुक़द्दस किताब है? वह खुश्क लबों पर ज़बान फेरते एनैन से बमुश्किल कहा था। इसने मोबाइल से ज़्यादा किताब खरीदना बेहतर समझा था। जी है। चंद सानियों के बाद दुकानदार ने किताब लाकर इसके सामने रखी थी। वो इसे उठाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी, मगर इसे ये करना पड़ा था। इस किताब का वज़न इसे मन भर लगा था। इसने दोनों हाथों से किताब मजबूती से थामी थी, मबादा कहीं गिर ही न जाए। अपने बैग में किताबों को अच्छी तरह छुपाए वो दिल की धड़कन पर काबू पाते वहाँ से गई थी। यूनिवर्सिटी जाकर बार बार बैग को हाथ लगाए देख रही थी। दिल में अजीब सी बेचैनी थी। वानिया, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम वापस आ गई। आयजा ने खुशगवारियत से इसे मिल ली थी। वो भी रस्मन सा मुस्कुरा दी थी। चलो आओ लेक्चर लेने चलते हैं। मगर तुम तो मुझसे 1 सेमेस्टर आगे हो ना? वानिया ने हैरत से उस पूछा था। इसने तो कब की पढ़ाई छोड़ दी थी। लंदन में भी वो चंद दिन बामुश्किल पढ़ सकी थी। नाइल ने इसका सेमेस्टर फ्रीज करवा दिया था। अब इसने दोबारा पढ़ाई शुरू की थी। दोस्त के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ ना। वो उल्टा हुई थी। वानिया को इस वक्त इस पर बेइंतहा प्यार आया था। मुखलिस दोस्त बहुत कम लोगों को नसीब होते हैं। वानिया ने बेदिली से लेक्चर लिया था। इसका ध्यान बार बार भटक रहा था। तुम ठीक हो ना? लेक्चर के बाद आयजा ने सवाल किया था। हाँ ठीक हूँ, इसने सरसरी सा जवाब दिया था। आयजा मैं मज़हब तब्दील करने के बारे में सोच रही हूँ। आयजा ने चलते चलते रुकी थी। वानिया ने इस पर मानो बम गिराया था। तुम होश में हो? वो बेयकीनी से चिल्ला उठी थी। मैं पहले रिसर्च करूंगी। अगर ये दिन भी गैर मंतकी हुआ तो कबूल नहीं करूंगी। हातिम को छोड़कर वह अब खुद ईसाइयत में दिलचस्पी ले रही थी। वानिया, तुम पागल हो गई हो। मैं नाइल भाई से बात करती हूँ। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। मैंने कहा ना, अभी मैं सिर्फ सोच रही हूँ। वैसे भी इस्लाम में बहुत झोल है। ये अजीब और गैर मंतकी है। शायद मसीहत ऐसी न हो। इसमें कुछ तो होगा ना कि लोग इस्लाम छोड़कर मसीहत अपना लेते हैं, फिर वो इस पर फ़ख्र भी महसूस करते हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि इस्लाम दीन में ऐसा क्या ख़ास है। मैं देखना चाहती हूँ कि पैदाइश से मकाशफा का सफ़र का क्या मतलब है। हातिम ने इस्लाम छोड़कर मसीहत को अपनाया था। एनैन को अब इस मज़हब को लेकर तजस्सुस हो रहा था। तुम एक नहायत पागल और बेवकूफ़ औरत हो। खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिन्हें इस्लाम जैसा मुकम्मल दीन विरसे में मिलता है, और तुम इसे छोड़ रही हो। दर हकीकत तुम नहीं, बल्कि ये तुम्हें छोड़ रहा है। अल्लाह ने तुम्हें छोड़ दिया है। वानिया, अब अंधों की तरह भटकती फिरो इधर उधर, और मुझसे किसी किस्म का राब्ता मत रखना तुम। वो शदीद गुस्से से आगे बढ़ी थी। एनैन ने इसे रोकने की कोशिश नहीं की थी। वो कभी अपनी बात दूसरों को नहीं समझा पाती थी। कोई भी इसे नहीं समझ सकता था। सुबह 8 बजे के करीब नाइल की आँख खुली थी। स्नेहा को बिस्तर पर ना पाकर इसके लबों पर दिल फरेब मुस्कुराहट ने छुआ था। चेंज करने के बाद वो नीचे गया था। स्नेहा किचन में मसरूफ़ थी। नाइल चुपचाप डाइनिंग टेबल पर आ बैठा था। थोड़ी देर बाद वो हाथ में प्लेट पकड़े कुर्सी पर बैठी थी। अब अपने कप में चाय का
اب اپنے کپ میں چائے نکالے وہ مزے سے ناشتہ کر رہی تھی۔ اس سب میں اس نے نائل کو بالکل ہی نظر انداز کر دیا تھا۔ اسنیہا میرا ناشتہ کہاں ہے؟ صبر کے گھونٹ بھرتے نائل نے تحمل سے پوچھا تھا۔ سینڈوچ کا بائٹ لیتے اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ اسنیہا میں کچھ پوچھ رہا ہوں، نائل نے دانت کچلاتے پوچھا تھا۔ سامنے کچن ہے، خود جا کر بنا لے، ملازمہ نہیں ہوں میں آپ کی۔ پلیٹ سائڈ پر کھسکاتے منہ بنائے وہاں سے اٹھی تھی۔ وہ کچھ دیر شوقی کیفیت میں وہاں بیٹھا رہا تھا۔ زیادہ پر نہیں نکل آئے تمہارے؟ زور سے میز پر ہاتھ مارے وہ اس کے پیچھے گیا تھا۔ ہاں نکل آئے ہیں، پھر کیا کریں گے آپ؟ وہ بھی اسی کے انداز میں گویا ہوئی تھی۔ کترنے آتے ہیں مجھے؟ ہاں تو باندھ دینا ہاتھ پیر، مگر اس بار رسی سے باندھیے گا، وہ لاشعوری طور پر بول گئی تھی۔ اچھا آئیڈیا ہے۔ اس کا ہاتھ پکڑا وہ اسے گھسیٹتے ہوئے زینے چڑھ رہا تھا۔ نائل چھوڑے مجھے، بالکل ہکا بکا رہ گئی تھی۔ اب باندھوں گا نا تو پورا دن کھولنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اسے بستر پر دھکا دی وہ سرخ آنکھوں سے اس پر جھکاتا۔ نائل پلیز نہیں۔ اس کی آنکھیں پل میں بھر آ گئی تھی۔ ٹھیک ہے تو پھر اقرار کرو کہ تمہارا شوہر دنیا کا بیسٹ شوہر ہے اور تم کتنی خوش ہو میرے ساتھ۔ اس کی آنکھوں میں شرارت تھی، مگر اسنیہا اس کے تاثرات جانچنے سے آ رہی تھی۔ آپ بہت اچھے، اس نے روتے ہوئے کہا تھا۔ خوشی سے کہو۔ وہ اسے اتنی آسانی سے بخشنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ آپ بہت اچھے ہیں۔ اب کی بار اس کے ہونٹوں کو بامشکل مسکراہٹ نے ڈھالا تھا اور اس کی آنکھوں میں موتی چنتے اس کے قریب بیٹھا تھا۔ میں خوش ہوں آپ کے ساتھ، وہ منہ بنائے بولی تھی۔ اور آپ دنیا کے بیسٹ ہسبینڈ ہیں۔ اور بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے دونوں ہاتھ سر کے پیچھے رکھے اسے مزید تعریف کرنے کا کہہ رہا تھا۔ اور میں ہی بری ہوں، آپ بہت اچھے، غصے سے کہتی پیر پٹکتی وہاں سے گئی تھی۔ زندگی میں پہلی بار سچ بولا ہے تم نے۔ پیچھے سے ہانک لگانا وہ نہ بھولا تھا۔ گھر آتے ساتھ وہ کمرے میں بند ہوئی تھی، اپنا لیپ ٹاپ، موبائل اور انجیل مقدس اٹھائے وہ بستر پر آ بیٹھی تھی۔ اس مذہب کے بارے میں جاننے کا اشتیاق بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ دین اسلام اسے آسانی سے میسر تھا، اسی وجہ سے اس نے قرآن مجید کے بجائے انجیل مقدس کو فوقیت دی تھی۔ انسانی فطرت ہے، جو چیز آسانی سے میسر ہو ہم اس کی قدر نہیں کرتے، اس کے چھین جانے پر ہمیں اس کی اہمیت کا احساس ہوتا ہے۔ اب وہ لیپ ٹاپ پر مسلسل مسیحیت کے متعلق سرچ کر رہی تھی۔ مسیح کون ہوتا ہے؟ اس کے لیے یہ پہلے ہی جاننا ضروری تھا کہ مسیح وہ شخص ہوتا ہے جو ابراہیمی اور توحیدی اور یسوع مسیح کی زندگی پر تعلیمات پر مبنی مذہب کی پیروی کرتا ہے۔ مسیحی تثلیت کی عقیدے پر عمل کرتے ہیں، مگر بعض فرقے اس کو نہیں مانتے۔ یہ تثلیت کیا ہوتا ہے؟ این کی زبان سے جیسے ہی جملہ ادا تھا وہ ہاتھوں میں فوراً ٹائپ کیا تھا۔ کہتے ہیں جس کا مطلب ہے ایک، ٹرنیٹی۔ تثلیت کو انگریزی میں تین میں ایک۔ مسیح خدا کو ایک ہی مانتے ہیں، مگر ایک میں سے تین ہستیوں کو شامل کرتے ہیں۔ جن تین ہستیوں کو اس ایک میں شامل کیا جاتا ہے وہ اس طرح ہے: خدا کا باپ، خدا کا بیٹا یسوع مسیح، خدائے روح۔ وہ جیسے پڑھتی جا رہی تھی اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی جا رہی تھی۔ یہ قسم کا عقیدہ ہے، بنانے والا تو ایک ہے۔ اس نے جھنجھلا کر لیپ ٹاپ سائڈ پر رکھا۔ پہلے ہی قدم پر اسے عجیب سی بیزاریت محسوس ہوئی۔ اس سے اچھے تو ہم مسلمان ہوتے ہیں، جو بھی ہو کم از کم ایک معبود کو تو مانتے۔ وہ لاشعوری طور پر بول گئی تھی۔ ریلیکس وانیا، اتنی جلدی بدگمان مت ہو، یقیناً اس مذہب میں کچھ خاص تو ہے، تبھی تو وہ آگے بول ہی نہیں سکی تھی۔ اس ہرجائی کا نام بھی لبوں پر لانا تکلیف دہ تھا۔ لیپ ٹاپ اور موبائل آف کیے، اس نے انجیل مقدس کو الماری کے ایک کونے میں بہت احتیاط سے چھپا دیا تھا۔ اب گہری سانس خارج کی وہ بستر پر آ لیٹی تھی۔ اس کی طبیعت ویسے ہی ٹھیک نہیں رہتی تھی، لہٰذا نیند کی کچھ ہی لمحوں میں اس پر غالب آئی تھی۔ دوپہر کے وقت وہ ڈرائیور کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر گئی تھی۔ میم کہاں جانا ہے؟ وہ تیسری بار پوچھ رہا تھا۔ قریبی گرجا گھر کی طرف لے کر چلو، اصل میں میری دوست عیسائی ہیں، وہ اس کا گھر وہیں قریب ہے، تو اس لیے ہم وہاں مل رہے ہیں۔ اسے اپنے ڈرائیور کو وضاحت دینے کی ضرورت نہیں تھی، مگر اس نے پھر بھی دی تھی۔ دل اندر سے بے حد بے چین تھا، مگر پھر بھی مسیحیت کی جانب قدم بڑھاتی جا رہی تھی۔ چرچ کے باہر گاڑی رکتے ہی وہ باہر آئی تھی۔ ایک چھوٹا سا گرجا گھر تھا، چند سیڑھیاں چل کر اسے اندر جانا تھا۔ پہلی سیڑھی پر قدم رکھتے ہی وہ ڈگمگائی تھی۔ اللہ! زبان سے خود بخود ادا ہوا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کا دل چاہا کہ یہیں سے واپس لوٹ جائے، مگر وہ واپس نہیں پلٹی تھی۔ وہ من بھر قدم اٹھاتی اندر گئی تھی۔ اندر کا سارا فرش ماربل کا تھا۔ کلیسا میں کرسیاں ترتیب سے رکھی ہوئی تھی، یہ سب مسیحی لوگوں کے لیے تھا۔ آگے جاتے ایک بہت بڑی سائز کی صلیب بنی ہوئی تھی۔ ارد گرد بڑے بڑے گلدان پڑے ہوئے تھے جو کہ پھولوں سے سجے ہوئے تھے۔ وہ گرجا گھر جا کر بالکل خالی تھا۔ وہ ننگے پیر اندر داخل ہوئی تھی۔ ایک کرسی پر بیٹھتے اس نے گہری گہری سانسیں لینا شروع کی تھی۔ نہ جانے کیوں مگر آنکھوں سے آنسو روا ہوئے تھے۔ اپنے ہاتھوں کو بے دردی سے
आंसू रगड़ते वो भागती हुई बाहर गई थी। तुम बहुत बहादुर स्नेहा। वो इसके कपड़े प्रेस कर रही थी और आज वो सुबह से ही इसके सर पर मुसल्लत था। वो कैसे? अगर कल को मुझे कुछ हो गया तो मुझे यकीन है कि तुम सब संभाल लोगी। और आपको क्या होगा? इसने बात हवा में उड़ाई थी। मर भी तो सकता हूँ ना मैं, तुम बेवा भी तो। अभी नाइल ने जुमला मुकम्मल भी नहीं किया था कि स्नेहा ने इसके लबों पर अपना मुलायम हाथ रख दिया था। फजूल बातें मत करें। लम्हे में इसकी आवाज़ फटाई थी और आंखों से मोती गिरना शुरू हुए थे। मैं मजाक कर रहा हूँ, रो तो मत अब। इसका हाथ हटाते हुए हैरानगी से गोया हुआ था। इस कदर शदीद रद्द-ए-अमल की इसे बिल्कुल तवक्को नहीं थी। बहुत घटिया मजाक है। आप हमेशा ही मुझे तकलीफ़ पहुंचाते हैं। मोहब्बत ना सही, कम अज़ कम एहसास ही कर लिया करे। वो हिचकियों समेत शिकवे भी कर रही थी। अच्छा ठीक है, अब चुप हो जाओ, नाइल ने इसे खुद से लगाते कहा था। मैं आपके बगैर एक पल भी नहीं रह सकती। इसलिए ने बहुत मजबूती से इसकी शर्ट जकड़ी थी, जैसे वो कहीं कहीं चला न जाए। वैसे अगर सोचो तो अच्छा ऑप्शन है, जान छूट जाएगी मुझसे। अब की बार इसने शरारत से कहा था। मुझे नहीं छुड़वानी जान, मैं ऐसी ही ठीक हूँ। स्नेहा के आंसू अब भी नाइल की शर्ट भिगो रहे थे। इतनी मोहब्बत मत करो कि बाद में मुश्किल हो जाए। कैसी मुश्किल? स्नेहा ने सर उठा कर सुर्ख आंखों से इसकी जानिब देखा। कल नफरत भी तो हो सकती है ना मुझसे। इसके आंसू साफ करते नाइल इसके चेहरे को हाथों के प्याले में भरा था। यह नामुमकिन है, मैं आपसे नफरत कर ही नहीं सकती। इसके लहजे में समंदर की गहराई से ज़्यादा मान था। ये वक्त बताएगा। वो अजीब तर्ज से हंसा था। आज मैं रहती हूँ, कल की परवाह नहीं है मुझे, लेकिन मुझे है। मैं बहुत जल्द इस सफ़र का अख्तिताम चाहता हूँ, लेकिन कभी कभी डर भी लगता है कि कहीं अख्तिताम मेरी सोच के बरक्स ना हो। हम इंसान हैं नाइल, मुस्तकबिल के बारे में क़यास आराई करना हमें ज़ेब नहीं देता। मुझे नहीं पता आप किस सफ़र की बात कर रहे हैं, मगर मुझे अल्लाह पर पूरा भरोसा है। इसके फ़ैसले हमारे गुमाह से हट कर और नहायत ही दुरुस्त होते हैं। तो आप किसी चीज़ की फ़िक्र मत करें। वो हर चीज़ से बेखबर होकर भी इसकी ढारस बन जाती थी। वो एक अच्छी शरीक हयात थी, हमेशा अपने शौहर का साथ देने वाली। वैसे तुम भी मर सकती हो और मुझे 26वीं शादी का परमिट मिल जाएगा। स्नेहा के गिर्द हिसार मजीद तंग करते वो लब दबाए गोया हुआ था। पहले इसकी आंखों में हैरत उभरी थी, फिर गुस्सा, फिर इसने नाइल को परे धकेलना चाहा था, मगर इसकी गिरफ्त मजबूत थी। 26वीं शादी का क्या मतलब है? जलन के मारे स्नेहा का चेहरा सुर्ख पड़ा था। नाइल को लाल रंग कभी इतना अच्छा नहीं लगा था जितना आज लग रहा था। मतलब ये कि 25 मरतबा दुल्हा बन चुका हूँ मैं। अब की बार इसने बिल्कुल सीरियस अंदाज में कहा था। इस्लाम में 4 शादियाँ जायज़ है ना? वो सदमे में चली गई थी। मतलब 4 तो कर सकता हूँ ना मैं? हाँ। नहीं, लाशऊरी में इकरार करते इसने फ़ौरन शऊरी तौर पर इनकार किया था। पहले तो तुमने हाँ कहा था। इसे परेशान करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता था। शायद इसे परेशान करना नाइल का पसंदीदा मशगिला था। मैंने फिर ना भी कहा है। वो ज़िद हो रही थी, लेकिन पहले हाँ कहा था। अब बीवी खुद ढूंढोगे मेरे लिए, या फिर ये काम भी मुझे ही करना होगा? नाइल ने गहरा मजीद तंग किया था। मेरे अलावा कोई नहीं झेल सकता आपको। इसके सीने पर हाथ रखे स्नेहा ने इसे परे धकेलने की एक और कोशिश की थी। वैसे पॉइंट है, वो इसकी बात से मुत्तफिक था। अल्लाह ताला को इल्म था ना कि इस खर दिमाग शख्स को सिर्फ स्नेहा ही संभाल सकती है, इसलिए उन्होंने मुझे चुना। वो मगरूराना लहजे में गोया हुई थी। खर दिमाग किसे कहा? आंखों की पतलियां सुकेड़े नाइल ने इसकी दोनों कलाइयाँ हाथ इसकी कमर की गिर्द जोर से पिन किया था। मेरा मतलब है अच्छे और शरीफ। दर्द की शिद्दत को महसूस करते स्नेहा ने फ़ौरन बयान बदला था। शाबाश, इसे रिहाई बख्शे। वो दूर हटाता, जबकि वो बेचारी तो अपनी नाजुक कलाइयों को देख रही थी। कड़वा करेला, मुंह बनाते वो बड़बड़ाई थी। क्या कहा तुमने? अभी नाइल ने अल्फाज अदा ही किए थे। वो भागकर कमरे से बाहर गई थी। मजीद कोई झूठी तारीफ या तशद्दुद सहने का इसका इरादा नहीं था। वो सर झटक कर हंस दिया। रात के तकरीबन 10 बजे इसने हिम्मत करके एक बार फिर इंजील मुक़द्दस खोली थी। अहदनामा कदीम पहली किताब का नाम पढ़ते वो छिटकी थी। पैदाइश एनैन के लब हिले थे। अब इसने जल्दी से औराक पलटते इंजील मुक़द्दस के आखिरी सफ़े को खोला था। मुकाशफा। अहदनामा जदीद आखिरी किताब का नाम मुकाशफा था। एनैन ने गहरी सांस खारिज की थी। वो इंजील ही की बात कर रहा था। इंजील मुक़द्दस जिसे बाइबल कहा जाता है 2 अहदनामों पर मुश्तमिल था। अहदनामा कदीम, अहदनामा जदीद। यानी तुम चाहते हो कि तुम्हारा साथ पाने के लिए मैं इंजील मुक़द्दस का सफ़र तय करूं। वो बेबसी से आंख मीच गई थी। मैं ये क्यों करूं? आखिर क्यों? इस किताब को निहायत एहतराम से मेज़ पर रखा। तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने झूठ बोला, तुमने मेरा इस्तेमाल किया। तुम दूसरी औरतों के साथ इन्वॉल्व हो, तुमने अपना मज़हब तब्दील किया, और अब तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए अपना दीन छोड़ दूँ। नहीं उमर, मैं ये नहीं करूँगी। अब मैं ये नहीं करूँगी। सुर्ख आंखों के साथ आंखों में आई नमी साफ की थी। तुमने
مجھے ایک گولی ماری تھی، اب میں تمہیں 6 ماروں گی۔ میں تم سے انتقام لوں گی، اور جہاں تک بات ہے مذہب تبدیل کرنے کی، تو اگر میں نے یہ کیا تو تمہارے لیے نہیں بلکہ اپنے لیے کروں گی۔ وہ عہد کرتی بستر سے اٹھی تھی، ایک ڈائری اور پینسل اٹھائے وہ واپس بستر پر آ بیٹھی تھی، بالوں کو جوڑے میں مکید کے وہ ڈائری پہ جھکی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے تک وہ پینسل صفحے پر گھسیٹ رہی تھی۔ کام مکمل ہونے کے بعد اس نے ایک نظر ڈائری کے صفحے پر ڈالی تھی۔ این کے لبوں پر مسکراہٹ رنگ آئی تھی۔ اس نے حاتم کے گھر کے ایک ایک کونے کا خاکہ بنایا تھا۔ میں تمہیں برباد کر دوں گی، حاتم خان زادہ عرف بلیک مانسٹر۔ نہ جانے کیسے آنکھوں پر سے محبت کی پٹی ہٹ ہی گئی تھی، اب آنکھوں میں صرف انتقام کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ نائل کے کمرے کا دروازہ نوک کیے وہ مسکرا کر پوچھ رہی تھی۔ میری جان، اسے اس حشاش بشاش موڈ میں دیکھ کر نائل کو شدید حیرت ہوئی تھی۔ پلیز آئے نا۔ نائل کے کہنے پر واقع اس کے گلے لگی تھی۔ آج میرا بچہ بہت خوش لگ رہا ہے۔ نائل نے عقیدت سے اس کے سر پر بوسہ دیا تھا۔ کیوں مجھے خوش نہیں رہنا چاہیے؟ اس سے الگ ہوتے ہی دونوں کمر ہاتھ پر رکھتے اینن نے نائل کو گھورا تھا۔ اللہ میری گڑیا کو ہمیشہ خوش رکھے۔ نائل کو آج اس پر ٹوٹ کر پیار آیا تھا۔ بات کرنی تھی آپ سے، فری ہیں آپ کے لیے تو ہمیشہ۔ این کے گرد حصار قائم کرتے نائل نے اسے بستر پہ بٹھایا تھا۔ بھائی، میں نے سوچ لیا ہے کہ اب نہیں رہوں گی میں، بلکہ اب اسے رلانے کا وقت ہے۔ میں اب واقعی اس ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں۔ ہم پولیس کی مدد لے سکتے ہیں، میرے پاس اس کے خلاف کچھ ثبوت ہیں، اور یہ اس کے گھر کا نقشہ ہے۔ شاید اس سے کچھ مدد مل جائے۔ اس نے ڈائری نائل کے سامنے رکھی تھی۔ وانیا، آپ کو یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں نا، میں دیکھ لوں گا سب۔ بھائی، آپ ایک عام انسان ہیں اور وہ بہت خطرناک ہے۔ آپ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ نائل بمشکل عمر تھے کہے کو روکا تھا۔ اس کی بہن واقعی بے حد معصوم تھی۔ میرا بچہ، آپ کے بھائی کسی سے کم نہیں ہے۔ آپ اس وقت اپنی پڑھائی اور صحت پر دھیان دیں، باقی سب مجھ پر چھوڑ دیں۔ اس کی گال کھینچتے نائل نے مسکرا کر کہا تھا۔ مگر بھائی، اگر کچھ نہیں میری جان، ڈاکٹر نے آپ کو سٹریس لینے سے منع کیا ہے۔ آپ بس ریلیکس رہیں۔ کیا آپ کو اس بچے سے نفرت محسوس نہیں ہوتی؟ وہ آج اس بات کو زبان پر لے ہی آئی تھی۔ آپ نے ایسا سوچا بھی کیوں؟ الٹا ناراض ہوا تھا۔ یہ حاتم کی اولاد ہے، یہ میری وانیا کی اولاد ہے اور میرے لیے خاص ہے۔ وہ رو دی تھی۔ مجھے معاف کر دے بھائی، میں نے ہمیشہ آپ کا دل دکھایا ہے۔ کبھی آپ کی کوئی بات نہیں مانی اور آپ نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا۔ اس کی آنکھوں میں شرمندگی تھی۔ مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے، میں تو بس آپ کو خوش دیکھنا چاہتا تھا۔ نائل اسے آج زندگی کی طرف لوٹتے دیکھ بے حد خوش تھا۔ این میں اس کی جان بستی تھی۔ وہ اسے ہمیشہ ہی ایسے مسکراتا ہوا دیکھنا چاہتا تھا۔ میری خواہش ہے کہ میری اولاد بالکل آپ جیسی ہو۔ این کی بات پر نائل کی مسکراہٹ سمٹی تھی۔ ایسی خواہش مت کریں کہ بعد میں پچھتانا پڑ جائے۔ میں ہرگز نہیں چاہتا کہ آپ کا بچہ 1% بھی میرے جیسا ہو۔ جو کچھ میرے ماں باپ نے برداشت کیا، اللہ نہ کرے وہ آپ کو کرنا پڑے۔ اس نے ہمیشہ ہی اپنے والدین کو نہ کو چنے چبوائے تھے۔ نینا کو وہ پھر بھی بخش دیتا تھا، مگر مصطفیٰ کو اس نے اچھا خاصا ضد کیا تھا اور اس بات کا اقرار و بلا جھجک کرتا تھا۔ بھائی، آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ بہت اچھے ہیں۔ کسی اور کے منہ سے تو دور، وہ نائل کے منہ سے بھی اس کی برائی نہیں سن سکتی تھی۔ وہ تو مجھے پتہ ہے، بس لوگ میری اچھائی کو نہیں سمجھ سکتے۔ نائل کے چہرے پر افسردگی چھائی تھی۔ واقعی اس میں اچھائی کسی کی بھی سمجھ سے باہر تھی۔ بھابھی کب آئے گی بھائی؟ اس کی بات پر نائل نے نظریں چرائی تھی۔ میں نے بتایا تو تھا وہ اپنے مائکے گئی ہوئی ہے۔ وہ سب تو ٹھیک ہے بھائی، مگر ہے کون؟ نام کیا ہے اور کس فیملی سے تعلق ہے؟ کہیں کسی فرنگن کو تو نہیں بیا لائے؟ اس کے خدشے پر وہ ہنس دیا تھا۔ ایسا کچھ نہیں، رہائش لندن کی ہے مگر فیملی کا تعلق پاکستان سے ہی ہے۔ اسنیہا نام ہے۔ نکاح کی تصویر دکھائیں۔ تصویریں؟ وہ گڑبڑا گیا تھا۔ ہاں تصویریں، وہ تو نہیں ہے میرے پاس، مطلب تھی مگر ڈیلیٹ ہو گئی۔ اب وہ این کو یہ نہیں بتا سکتا تھا کہ تصویر بنانے کی تو نوبت ہی نہیں آئی، نکاح ہی اتنے انوکھے طرز سے ہوا تھا۔ بھائی حد کرتے ہیں، وہ خفا ہوئی تھی۔ شادی کے بعد کی تو تصویریں ہوں گی آپ کے پاس؟ نائل کی پیشانی مسلط نفی میں سر ہلایا تھا۔ اس نے اسنیہا کے ساتھ کبھی کوئی تصویر بنائی ہی نہیں تھی۔ یہ کیسے لو میرج ہوئی؟ این کو نائل پہ شدید غصہ آیا تھا۔ نمبر دے، میں خود ویڈیو کال کر لوں گی۔ اس کی کیا ضرورت ہے؟ وہ فوراً بولا تھا۔ آپ نے شادی کر لی اور مجھے کیا جاننے کا بھی حق نہیں کہ وہ کیسی دکھتی ہے؟ اس کے بگڑتے تیور دیکھ نائل نے فوراً اپنا موبائل نکالا تھا۔ 1 منٹ، شاید تصویر ہے میرے پاس۔ ایک ساری گیلری کھنگالنے کے بعد بالآخر اس نے ایک تصویر ڈھونڈ کر این کے سامنے کی تھی۔ دکھنے میں ٹھیک ٹھاک ہے، آپ کو اس سے بہتر مل سکتی تھی۔ اپنے بہن کے تبصرے پہ وہ بدقت مسکرایا تھا۔
अपनी बीवी से कहिए कि जल्द अज जल्द ससुराल पहुँचे, ननद मिलने के लिए बेताब है। वो कहकर वहाँ से उठी थी। नाइल ने सर हिलाने पर ही इत्तेफाक किया था। आयज़ा मेरी बात तो सुनो। नहीं सुनना मुझे कुछ भी। वानिया कब से इसके पीछे चल रही थी मगर वो इसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। ये रेज़ा तो मत करो मेरे साथ। वानिया बेबसी से बोली थी। तुम जो कर रही हो उसका क्या? तुम मज़हब छोड़ रही हो वानिया? आयज़ा ने इसे याद दिलाना ज़रूरी समझा था। इस वक्त वो दोनों चलते चलते अपने डिपार्टमेंट के हॉल के करीब पहुँच गए थे। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? हम दोस्त हैं और दोस्ती में मज़हब अहमियत नहीं रखता। अगर मैं इस्लाम छोड़कर मसीहत अपना भी लूँ तो ये बड़ी बात नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। आयज़ा जवाब देने से पहले ही किसी की आवाज़ से वो दोनों मुतवज्जा हुई थी। सियाह रंग के अबाया में मलबूस वो लड़की चलकर इन तक आई थी। वालेकुम अस्सलाम। आयज़ा ने मुस्कुराकर जवाब दिया था मगर आंखों में हैरत अब भी थी। शायद आप लोगों ने मुझे पहचाना नहीं। हम पहले भी मिल चुके हैं। मेरा नाम आमना है। काफ़ी अरसे पहले इसी जगह पर लेक्चर के बाद हमारी मुलाकात हुई थी। जी मुझे याद आ गया है। जहन पर थोड़ा जोर डालने के बाद बल आखिर आयज़ा को याद आ ही गया था कि ये वही लड़की है जिससे वानिया ने अल्लाह की मौजूदगी के बारे में सवाल किया था। कोई मसला है क्या? नहीं हमें कोई मसला नहीं है और तुम बराए मेहरबानी हमारे मामले में टांग ना अड़ाओ। वानिया बोलने पर आई थी तो तमाम लिहाज भूल बैठी थी। वानिया आयज़ा ने इसे घूरा था मगर इस पर असर कहाँ हुआ था। मैं माजरत खा हूँ मगर मैं आपकी बातें सुन चुकी हूँ। इसलिए आप अपना रहनुमाई का लेक्चर देने आ गई यहाँ। इस हालत में इसे बहुत मूड स्विंग्स होते थे। जो लिहाज वो पहले करती थी अब वो भी करना छोड़ दिए थे। आप गलत समझ रही है। मैं मसीहत अपनाऊं या इस्लाम ये मेरी मर्ज़ी है। मैं आकिल और बालिग हूँ। अपना अच्छा बुरा समझती हूँ। मुझे कौन सा मज़हब चुनना है और कौन सा नहीं ये मेरा फ़ैसला है और अभी तो मैं रिसर्च कर रही हूँ। अगर हक़ लगा तो ये मज़हब चुनूँगी। वह सुर्ख पड़ते चेहरे के साथ एक ही सांस में बोल गई थी। मैं भी तो यही कहने आई थी कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हो। आपको इन्हें समझना चाहिए। वानिया को छोड़कर वह आयज़ा की जानिब मुतवज्जह हुई थी। इस बात वो दोनों ही दंग रह गई थी। अगर आप अपना मज़हब तब्दील करना चाहती है तो बिल्कुल भी गलत नहीं है। आपको इसका हक़ है। वानिया की आंखों में अजीब सी चमक उभरी थी। इसे शायद पहली बार अपना हिमायती मिला था। अगर आप चाहे तो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। वो इसे खुले दिल से दावत दे रही थी। यहाँ पर सब ही पागल हैं। अफसोस से नफ़ी में सर हिलाते आयज़ा पैर पटकती वहाँ से गई थी। बैठकर बात करें क्यों नहीं? वह बिल्कुल हल्की फुल्की हुई थी। इसे अब आमना इतनी बुरी नहीं लगी थी। वो दोनों चलकर एक बार फिर इसी जगह आए थे जहाँ वो कई महीने पहले भी आ चुके थे। तुम्हें देखकर नहीं लगा था कि तुम मुझे समझोगी। वो अब काफ़ी फ्रैंक अंदाज में गोया हुई थी। इंसान को कभी भी उसकी हुलिये से जज नहीं करना चाहिए। वानिया तुम जिस मज़हब को चुनना चाहती हो तुम चुन लो मगर पहले एक सवाल का जवाब दो। वानिया के माथे पर बल पड़े थे। ये सब तुम किसी की मोहब्बत पाने के लिए कर रही हो ना? इसके लिए ये पता लगाना ज़्यादा मुश्किल नहीं था। दीन से गाफिल अपर क्लास से ताल्लुक़ रखने वाली काफ़ी लड़कियां ये कदम उठाती थीं। वो एक लम्हे के लिए साकित हुई थी फिर इसने नज़रें चुराई थी। आमना को इसकी खामोशी से अपना जवाब मिल गया था। मेरे ख्याल से तुम्हें ये फ़ैसला किसी के लिए नहीं बल्कि अपने लिए करना चाहिए। अव्वल तो ये मेरा ज़ाती फ़ैसला है और दुवम मैं अब ये इसके लिए नहीं बल्कि अपने लिए करना चाहती हूँ और मुझे वाकई हक़ की तलाश है। तुम बाइबल को हक़ समझती हो? नहीं बस इसे पढ़ना चाहती हूँ। हो सकता है वो हक़ ना हो। इसके बाद और मज़ाहिब की किताबें पढ़ लूँगी। आमना ने अफसोस से गहरी सांस खारिज की थी। यानी वो हर मज़हब की किताब पढ़ने को तैयार थी सिवाय कुरान के। इस्लाम को क्यों छोड़ना चाहती हूँ? क्योंकि इसमें बहुत झोल है। ख़ास तौर कुरान में निहायत गैर मंतकी किताब है। वो अपनी जगह से थोड़ा आगे होते जैसे आमना को यकीन दिलाना चाहती थी। तुमने कुरान पढ़ा है? नहीं मगर मुझे पता है। ये तो बिल्कुल गैर मंतकी बात है। कल अगर कोई तुमसे इस मज़हब को छोड़ने की वजह पूछे तो कम अज़ कम तुम्हारे पास कोई ठोस सबब होना चाहिए। मतलब? वानिया ने सवालिया नज़रों से उसे इसकी जानिब देखा था। कमरे में मौजूद मध्यम रोशनी इसकी सुनहरी आंखों में मुनक्किस हो रही थी। मतलब ये कि ये मेरे ख्याल से तुम्हें कुरान पढ़ना चाहिए, तर्जुमे और तफसीर के साथ गौर व फिक्र करना चाहिए ताकि तुम्हारे पास इस मज़हब को छोड़ने की ठोस वजूहात हो। वानिया गहरी सोच में डूबी थी। तुम बाइबल पढ़ो मगर उससे पहले कुरान पढ़ो। इसमें गलतियाँ ढूंढना चाहती हो तो ढूंढो। अगर मिल जाए तो छोड़ देना, अगर ना मिले तो इसे थाम लेना। वो ऐसे कई लोगों को पहले भी हैंडल कर चुकी थी। वो लोगों की साइकी के मुताबिक इन्हें डील करती थी। वानिया की साइकी भी वो समझ गई थी। क्या सोच रही हो वानिया? क्या तुम्हें लगता है कि तुम कोई गलती नहीं ढूंढ सकोगी? अब की बार वो चैलेंजिंग अंदाज में गोया हुई थी। मैं इतनी ज़हीन हूँ कि
1 یا 1000 غلطیاں نکال سکتی ہوں۔ اس کے لہجے میں غرور چھلکا تھا۔ چلو یہ تو وقت بتائے گا، نعوذ باللہ۔ اب وہ جان بوجھ کر اسے ضد دلا رہی تھی۔ میں وانیہ افندی ہوں، کوئی عام لڑکی نہیں۔ 1 ہفتہ، صرف 1 ہفتہ اتنی غلطیاں نکال کر تمہارے سامنے رکھوں گی کہ تم نظریں بھی نہیں ملا سکوں گے۔ استغفر اللہ۔ اپنا بیگ اٹھائے وہ غصے سے باہر کی جانب پڑی تھی۔ آمنہ سر جھٹک کر مسکراتی۔ ہدایت ہر کسی کو پلیٹ میں سجی ہوئی نہیں ملتی، کچھ لوگوں کو آسانی سے مل جاتی ہے تو کچھ کو بہت مشکل حالات سے گزرنے کے بعد، لیکن ملتی انہی کو جن کے دل میں کہیں نہ کہیں اسے پانے کی جستجو، اور وہ خاص لوگ جنہیں اللہ چن لیتا ہے اور ان پر اپنے قرب کے دروازے کھول دیتا ہے۔ بے شک اب وہ ایک بار پھر بک شاپ پر گئی تھی، مگر اب انجیل مقدس کے بجائے اس نے ترجمے والا قرآن پاک خریدا تھا۔ کمرے میں آتے ساتھ ہی قرآن کو احتیاط سے ایک اونچی شیلف میں رکھ دیا تھا۔ اس کتاب کا بوجھ انجیل مقدس سے کئی زیادہ تھا، وہ اسے کھول نہیں پا رہی تھی۔ اب وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے ادھر سے ادھر چکر لگا رہی تھی، ایک بار کھولنے میں حرج کیا ہے۔ اس نے ہمت کرتے قرآن پاک کو اٹھایا تھا۔ اس کے ہاتھ ایک لمحے کے لیے کپ کپاتے تھے۔ اسے ایسا لگا تھا جیسے کسی نے اس کے دونوں ہاتھوں میں پہاڑ جتنا وزن رکھ دیا ہو۔ دھڑکتے دل کے ساتھ وہ صوفے پر آ بیٹھی تھی۔ اب اس نے پہلا صفحہ کھولا تھا، سورہ فاتحہ۔ اس کے لب ہلے تھے۔ فاتحہ مطلب؟ فوراً سے موبائل اٹھائے وانیہ نے سرچ کیا تھا۔ اردو میں فاتح کا مطلب جیتنے والا، یعنی ایسا شخص جو فتح حاصل کر لے۔ یہاں پر فاتحہ کیوں لکھا ہے؟ وہ کشمکش کا شکار ہوئی تھی۔ کیا قرآن کی پہلی سورت کا مطلب جیت ہے؟ نہیں، مجھے نہیں لگتا۔ اس نے ایک بار پھر فون اٹھا کے سرچ کیا تھا۔ تقریباً 15 منٹ تک مختلف ویب سائٹس کھنگالنے کے بعد اسے اپنے مطلب کی بات مل ہی گئی تھی۔ وانیہ نے بھاگ کر اپنی ڈائری اور پین اٹھایا تھا۔ عربی میں فاتحہ کا مطلب آغاز اور افتتاح ہے، مطلب قرآن پاک کا آغاز اس سورت سے ہوا ہے۔ ڈائری کا پہلا نقطہ لکھ کر اس نے ڈائری سائٹ پر رکھی تھی۔ اب اس نے ایک بار پھر قرآن پاک کھولا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد رحم والا نہایت مہربان ہے۔ وانیہ چھٹکی، ایک ساتھ 3 نام۔ اس نے پین کو دانتوں تلے دبایا تھا۔ اللہ، رحمان اور رحیم۔ اسے اچھے سے یاد تھا کہ اس نے کہیں بہت پہلے اسماء الحسنی ضرور پڑھے تھے۔ اللہ کا کیا مطلب ہے؟ ذہن میں پہلا سوال اٹھا تھا۔ یہ آغاز تھا سوالات کا۔ اس نے ایک بار پھر سرچ کیا تھا۔ اب وہ ڈائری اٹھائے پھر کچھ اور الفاظ گھسیٹ رہی تھی۔ حقیقی معبود، اس نے بڑبڑاتے ہوئے لکھا تھا، یعنی اللہ عز و جل اس ذات کو کہا جاتا ہے جو حقیقی معبود ہے، جو تمام مخلوق پر عبادت و بندگی کا حق رکھتا ہے۔ اس کا کام میں اتنی مگن تھی کہ وہ بھول ہی بیٹھی تھی کہ وہ قرآن سمجھنے نہیں بلکہ اس میں غلطیاں ڈھونڈنے بیٹھی ہے۔ اس کتاب کی خوبصورتی ہی یہی کہ جو ایک بار اسے کھول لے اور سیکھنے کی چاہ کے ساتھ اسے سمجھے تو یہ کتاب پھر اس شخص پر کھلتی ہی چلی جاتی ہے۔ در حقیقت قرآن ایک سمندر ہے جس میں جو انسان جتنا گہرا غوطہ لگائے گا وہ اتنا ہی استفادہ حاصل کرے گا۔ وہ صرف اللہ کے نام کی اتنی گہرائی میں تحقیق کر چکی تھی کہ اس کا دماغ پھٹنے لگا تھا۔ اس نے نہایت بیزاریت سے قرآن واپس رکھ دیا تھا۔ قرآن واپس رکھنے کے بعد اس نے ایک کافی کا بڑا مگ پیا تھا۔ آج کے دن وہ اس کتاب کو دوبارہ ہرگز نہیں کھولنا چاہتی تھی۔ 7 دن کا چیلنج اس نے قبول تو کر لیا تھا، مگر ایک دن میں وہ ایک نام کی گہرائی جان کر ہی تھک گئی تھی۔ اسے قرآن ایک بوجھ لگا تھا۔ ابھی وہ تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد نائل کے کمرے میں گئی تھی۔ ارادہ اس کے ساتھ کہیں باہر جانے کا تھا۔ اسے اپنے کمرے میں نہ پا کر وہ واپس مڑی ہی تھی کہ موبائل کے بیپ کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ وانیہ نے آگے بڑھ کر موبائل اٹھایا تھا۔ اسنیہا کا نام جگمگاتے دیکھ اس نے نائل کو آواز دینے کے لیے لب کھولے تھے، مگر پھر اچانک ہی اس کے دماغ میں زبردست آئیڈیا آیا تھا اور لبوں پہ شریر مسکراہٹ۔ اسے وہ وقت یاد آیا تھا جب اس نے نائل کو کال کی تھی اور اسنیہا نے ریسیو کی تھی اور اسے نہ جانے کیا کیا سنائی تھی۔ ہیلو، وانیہ نے آواز تبدیل کر کے نہایت میٹھے لہجے میں بولا تھا۔ کون؟ رات کے تقریباً 10 بجے نائل کے فون سے کسی لڑکی کی چاشنی بھری آواز سن کر اسنیہا کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ یہ تو آپ بتائیں نا کہ آپ کون ہیں، اتنی رات کو کیوں ڈسٹرب کیا ہے؟ وانیہ نے لب دبائے بمشکل عمر کہے کو روکا تھا۔ یہ نائل کا نمبر ہے نا؟ اس کی زبان لڑکھڑائی تھی۔ جی یہ میرے ہسبینڈ کا ہی نمبر ہے، اور اب دوبارہ یوں آفس کے کام کے لیے فون نہ کیا کریں، ہم ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ ہسبینڈ؟ اس بیچاری کی تو پیروں تلے تو صحیح معنوں میں زمین کھسکی تھی۔ ہاں نا، لو میرج ہوئی تھی ہماری۔ جان چھڑکتے ہیں مجھ پر، اور پتہ ہے پیار سے کیا بلاتے ہیں مجھے؟ خیر میں خود ہی بتا دیتی ہوں۔ وہ نا پیار سے مجھے میری جان، میرا بچہ کہتے ہیں۔ کتنا رومانٹک ہے نا؟ مطلب انگلش میں تو لوگ بیبی بولتے ہیں، مگر اردو میں میرا بچہ کتنا اچھا لگتا ہے نا؟ اسنیہا شکست خور حالت میں بستر پر گری تھی، آنکھوں میں بے یقینی کے ساتھ آنسو مڑ آئے تھے۔
तुम सोफ़ी हो? इसने कँपकँपाते लबों से पूछा था। हाँ, सोफ़ी ही हूँ। स्नेहा के हाथ से फ़ोन छूट कर गिरा था। हाथों में चेहरा छुपाए फूट-फूट कर रोती थी। थोड़ा ज़्यादा हो गया मगर खैर कोई नहीं भाई, अब आपने खैर मनाए। स्नेहा का नंबर अपने मोबाइल में सेव करते वानिया ने नाइल के फ़ोन से ना सिर्फ कॉल हिस्ट्री डिलीट की थी बल्कि स्नेहा का नंबर भी ब्लॉक कर दिया। दोनों की ज़िंदगी में आग लगाए अब वो पुरसुकून से अंदाज में अपने कमरे की जानी पड़ी थी। इसके जाने के बाद थोड़ी देर बाद नाइल कमरे में दाखिल हुआ था। वो स्टडी रूम में काफ़ी देर काम करता रहा। अब वो सोना चाहता था। लैंप ऑफ किए आने वाले तूफान से बेखबर इसने आंखें मूंदी थीं। आज इतवार था। रोज़ वानिया सुबह देर से उठती थी। सूरज की किरणें सीधा इसकी खिड़की से कमरे के अंदर दाखिल हुई थी। अंगड़ाई लेते वो मुस्कुराकर उठी थी। दिमाग के पर्दे पे कल रात का मंजर लहराया था। बैठ कर ऑन से टेक लगाते अपना फ़ोन उठाया। स्नेहा का नंबर डायल करते वो एक बार फिर मुस्कुरा दी थी। वो जो सारी रात रोती रही थी। फ़ोन बजने की आवाज़ से होश में आई थी। गैर शनासा नंबर देख इसने कॉल काट दी थी मगर तीसरी बेल पर इसे मजबूरन फ़ोन उठाना पड़ा था। हेलो, कौन? इसकी आवाज़ से साफ ज़ाहिर था कि वह किस कदर रंजीदा है। हाय, मैं वानिया बात कर रही हूँ। कौन? वह इस वक्त सोचने समझने की सलाहियत नहीं रखती थी। आपकी ननद वानिया। स्नेहा को हैरत हुई थी। भाई के मोबाइल से आपका नंबर लिया था। वो असल में कन्फर्म करना था कि आप सच में मेरी भाभी है ना? दाएं हाथ से उंगली में एक झूलती लट घुमाए वो मसरूर कुन लहजे में गोया हुई थी। मतलब सारी रात रोने की वजह से इसकी आवाज़ बैठी हुई थी और आंख में शब बेदारी की वजह से सुर्ख थी। मतलब ये कि भाई की इतनी गर्लफ्रेंड्स है तो बस कन्फर्म करना चाह रही थी कि आप। इसने सांस नहीं ले सकी थी। न जाने कौन कौन से इंकशाफ इस पर होना बाकी थे। कितनी गर्लफ्रेंड्स है तुम्हारे भाई की? इसकी भर्राई हुई आवाज़ सुनते ही एक लम्हे के लिए वानिया को दुख हुआ था मगर फिर भी वो पीछे नहीं हटी थी। कभी गिनी नहीं मैंने। वो लापरवाही से गोया हुई थी। स्नेहा का दिल चाह रहा था कि वो कहीं डूब कर मर जाए। कितनी आसानी से वो शख्स इसे बेवकूफ़ बनाता रहा था। वैसे आप तो लंदन में नहीं थी। नंबर तो पाकिस्तान का ही शो हो रहा है। स्नेहा ने सख्ती से आंखें मींची थी। अपनी बीवी से तो क्या वो अपनी बहन से भी झूठ बोलता रहा था? ये सवाल तुम अपने भाई से पूछना। कहते साथ ही इसने खटाक से फ़ोन बंद किया था। दूसरी जानिब वानिया का क्या कहा छूटा था। भाई अब को तो अब भाभी ही पूछेगी। वो अपने कहने के नताइज सोच कर ही मुस्कुरा दी थी। ऑफिस से फ्री होने के बाद वो फार्म हाउस के लिए रवाना हुआ था। घर, ऑफिस का काम, फिर फार्म हाउस। नाइल बिल्कुल घूम कर रह गया था। गाड़ी ड्राइव करते इसके लबों को मुस्कुराहट ने छुआ था। हर काम इसे खुद ही हैंडल करना होता था सिवाय स्नेहा के। ये सच था कि इसके लिए बाइस सुकून साबित हुई थी। वो अच्छे से जानता था कि अगले चंद घंटे नहायत इसके लिए पुरसुकून गुजरने थे। वो स्नेहा के लिए मुश्किल और इसे परेशान करके वो अच्छा महसूस करता था। यार कपड़े तो निकाल दो। कमरे में आते ही बिस्तर पर ढहते नाइल ने अपना सर कप पकड़े कहा था। फिर एक ज़बरदस्ती कॉफ़ी बना देना। सर में शदीद दर्द है। वो पलंग पर ही बैठी हुई थी जब इसके करीब आकर लेटा था। जूते उतार दूँ पहले। नाइल को देखने से इसने गुरेज ही किया था। लहजा काटदार था मगर नाइल ने महसूस नहीं किया था। आज से पहले कभी उतरवाए हैं मैंने? मुस्कुरा कर इसका हाथ थामते लबों से लगा गया था। अगर इस वक्त गुस्से में ना होती तो यकीनन इसकी हरकत पे झींप जाती। मैं अपनी खुशी से कह रही हूँ। इसका लहजा अब भी बिल्कुल सपाट था। अफसोस के नाइल ने इसकी बिगड़े तासुरात आज नोट नहीं किए थे। इसकी ज़रूरत नहीं है, बस कपड़े निकाल दो। वह निहायत नरमी से गोया हुआ था। जैसा आप कहे। वह एक तीखी मुस्कुराहट के साथ बिस्तर से उठी थी। अलमारी से कपड़े निकाले। इसने गुस्से से नाइल के मुंह पर दे मारे थे। वह हक्का बक्का उठकर बैठा था। ये क्या बदतमीजी है? वो पल में इसका पारा हाई हुआ था। बदतमीजी तो नहीं, मोहब्बत है जो मैंने आपसे की है और आपने की उस टाइम सोफ़ी से। वो चिल्ला उठी थी। नाइल का दिमाग बिल्कुल सुन हुआ था। इतने अरसे बाद वो फिर से इसे दरमियान में ले आई थी। क्या कह रही हो? नाइल की समझ में इस वक्त कुछ नहीं आ रहा था। जब वो आपकी ज़िंदगी में थी तो मुझसे शादी क्यों की? तुम्हें हो क्या गया है? कितना दफ़ा समझाए कि इसका जिक्र मत किया करो। वो भी गुस्से से बिस्तर से उठा था। क्यों ना करूं? आप मुझे छोड़ कर इसके साथ रहते हैं, मुझे धोखा देते हैं। क्यों नाइल, क्यों? रोते रोते इसकी हिचकियाँ बन गई थी। स्नेहा तुम आखिर क्या कहना चाहती हो? बिल्कुल शौक था। यही कि मुझे एक बार मार दे। रोज़ रोज़ मारने से अच्छा है कि एक ही बार जान ले मेरी। स्नेहा, नाइल ने आगे बढ़कर इसे छुआ था। हाथ मत लगाए मुझे। इसका हाथ झटक कर वो पीछे हटी थी। प्यार से इसे मेरी जान, मेरा बच्चा बुलाते हैं। बात हुई है मेरी सोफ़ी से आपके नंबर पर। सब पता चल गया है मुझे। हाथों में मुंह छुपाए वो फूट फूट कर रो दी थी। सोफ़ी से? वह हैरान और परेशान रह गया था। ये नामुमकिन है। तुम्हारे कनेक्शन क्या जन्नत तक है? नाइल ने अपनी पेशानी मसलते बेबसी से इसकी जानिब देखा था। वो ना तो खुद चुप हो रही थी और ना ही इसे खुद को छूने दे रही थी। वो जिंदा है। आपने झूठ बोला मुझसे। मेरी खुद बात हुई है उससे। वो अपने गाल रगड़ते एक बार फिर चिल्लाई थी। कब हुई थी तुम्हारी बात? कल रात को। अब जाकर कहीं नाइल को सब समझ आने लगा था। वानिया, वो मेरी जान और बच्चा कहकर तो इसे ही बुलाता था। पल में इसका चेहरा सुर्ख पड़ा था। इसे वानिया की इस हरकत की उम्मीद नहीं थी।
मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी नाइल। वो रोते हुए दरवाजे की जानिब बढ़ी थी। स्नेहा मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें सब समझाता हूँ। नाइल भी चल कर इसकी जानिब गया था। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, आप प्लीज़ चले जाएं यहाँ से, वरना मैं खुद को नुकसान पहुँचा लूँगी। इसका दिमाग इतना बड़ा सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। स्नेहा देखो, एक दफ़ा तहम्मुल से मेरी बात सुनो, फिर बेशक गुस्सा कर लेना। वो चलकर इसके मज़ीद करीब गया था। वो दरवाजे के दिहाने पर खड़ी थी। मुझे कुछ नहीं सुनना। इसने नाइल को अपनी पूरी कुव्वत से धकेला था। वो 2 कदम दूर हुआ था। इसे होश तब आया जब इसके मुंह पर दरवाज़ा बंद हो चुका था। वो इसे 2 कदम ही पीछे धकेल सकी थी, लेकिन वो 2 कदम कमरे से बाहर के थे। अब वो फटी फटी आंखों से दरवाजे को देख रहा था। मेरे मुंह पे दरवाज़ा बंद कर दिया? इसकी आंखों में बेयकीनी का समंदर था। यानी मुझे नाइल अफंदी को कमरे से निकाल दिया? तुम बहुत बुरी बीवी हो स्नेहा। स्नेहा इसके साथ ऐसा सलूक करेगी इसने सोचा भी नहीं था। वो यहाँ सुकून के लिए आया था और आज सुकून ने फूलों के साथ इसका इस्तकबाल किया था। लाउंज में कुछ देर टहलने के बाद इसने शदीद गुस्से की हालत में वानिया को कॉल मिलाई थी। इसका नंबर बन जा रहा था। नाइल को मजीद तय शायद था। इसने हाँ, मेरा यकीन करो ऐसा कुछ नहीं है। काफ़ी देर मिन्नतें करने के बाद वो बिलाकर दरवाज़ा खुलवाने में कामयाब हो ही गया था। वो इसे वजाहतें पेश कर रहा था, मगर वो आज कुछ भी सुनने की रवादार नहीं थी। जो नाम तुम मुझे बता रही हो ना, इन नामों से तो मैंने कभी किसी लड़की को नहीं बुलाया। मैं एक मिच्योर शख्स हूँ स्नेहा, कोई टीन एजर नहीं। ये सब वानिया की कारस्तानी है। नाइल ने लब भींचे एक बार फिर इसे कॉल मिलाई थी। इस बार दूसरी कॉल पर ही कॉल रिसीव कर ली गई थी। कहाँ थी आप? इसने फ़ोन स्पीकर पर रखा था। यूनिवर्सिटी। पता नहीं कैसे फ़ोन बंद हो गया था। आपकी कॉल्स आई थी? खैरियत? वानिया की आवाज़ सुनते ही स्नेहा भी फ़ोन की जानिब मुतवज्जह हुई थी। अलबत्ता चेहरा अब भी आंसू से तर था। कल रात आपने मेरे फ़ोन से स्नेहा की कॉल रिसीव की थी? वानिया बिल्कुल सुन हो गई थी। हाँ या ना? आपकी बार इसका लहजा सख्त था। हाँ की थी, मगर शर्म नहीं आई आपको ये सब करते हुए? ऐसी तरबियत तो नहीं की मैंने आपकी। आपने इनसे क्यों कहा कि आप सोफ़ी है, और सोफ़ी के बारे में क्या जानती है आप? इसका लहजा सख्त से सख्त होता जा रहा था। भाई मैंने बस मजाक किया था। वानिया की आवाज़ भर्रा गई थी। यह निहायत ही घटिया मजाक है। अभी और इसी वक्त स्नेहा को कॉल करे और इससे माफ़ी मांगे। अपनी कहकर नाइल ने फ़ौरन कॉल काट दी थी। दूसरी तरफ वानिया बिल्कुल दंग रह गई थी। इसने गुस्से से अपना फ़ोन दीवार पर पटका था। माफ़ी मांगती है मेरी जुत्ती। गुस्से से इसका तनफ़ुस बुरी तरह फूल गया था। अब यकीन आया तुम्हें? अब तोपों का रुख स्नेहा की तरफ जानिब था। वो खामोशी से नजरें झुकाए लब कतर रही थी। शक मैं भी कर सकता हूँ, यकीन करो। अगर मैंने ऐसा किया तो तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा। इसके करीब बैठे वो हद दर्जा नरम लहजे में गोया हुआ था। स्नेहा को कबीर वाला वाक़या याद आया था। वो सही कह रहा था। वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैं ये तुम्हें आखिरी बार बता रहा हूँ कि मेरी ज़िंदगी में तुम्हारे सिवा और कोई नहीं है। जो था माजी था, और अगर फिर भी तुम्हें कभी मुझसे कोई मसला होता है तो इस तरह तमाशा लगाने की बजाय मुझसे आराम से बैठकर बात करना। मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूँगा, कम अज़ कम इस मामले में। इसके लहजे में कोई सख्ती नहीं थी और ना ही कोई नाराज़गी। वो बस इसे समझा रहा था। सॉरी। वो मध्यम आवाज़ में सर झुकाए गोया हुई थी। तुम्हारा हक है मुझ पर, मगर प्लीज़ शक मत किया करो। इसने आहिस्तगी से इसका हाथ थामते कहा था। आपको वानिया से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। नाइल ने बेयकीनी से इसकी जानिब देखा था। इसने जो किया उसके बाद भी वो बहन है आपकी। आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। अजीब औरत हो तुम। यह हरकत बिल्कुल गलत थी। वो मुझे अपने कहे पर बिल्कुल पछतावा नहीं है। ये छोटे छोटे मजाक अज़दवाजी ज़िंदगी को बर्बाद करने के लिए काफ़ी होते हैं। अगर शौहर और बीवी के दरमियान कोई मसला हो जाए तो अक्लमंदी यही कि बैठकर एक दूसरे के शक व शुबहात को दूर कर दिए जाएं। अब खाने को कुछ मिलेगा या फिर गालियों से ही पेट भरना पड़ेगा। इसके सारे मूड का बेड़ा गर्क हो गया था, जिसकी वजह से वह वो चिड़चिड़ा हो रहा था। मैंने आपको कब गालियाँ दी? तो दे दो, मुझे नहीं आती। इसने ने मासूमियत से इसकी जानिब देखा था। कहती हो तो सिखा देता हूँ। तो तब कर बोला अस्तगफिरुल्लाह। वो मुँह बनाती बिस्तर से उठी थी। गहरी सांस खारिज करते वो एक बार फिर बिस्तर पर ढह गया था। किस कदर चालाक औरत है। मेरे भाई को मेरे खिलाफ कर दिया, छोड़ूंगी नहीं मैं उससे। वो पिछले आधे घंटे से अपने कमरे में इधर से उधर चक्कर लगा रही थी। इस आधे घंटे में वो स्नेहा से अच्छा खासा बदगुमान हो चुकी थी। फ़ोन की बेल की आवाज़ पर इसने चौंक कर कारपेट पर पड़े गिरे फ़ोन की जानिब देखा। चल कर वहाँ गई। झुक कर फ़ोन उठाती इसकी आंखों में खून छलकने लगा। अब भी कोई कसर रहती है जो फ़ोन किया है। स्नेहा के कुछ बोलने से पहले ही वो फट पड़ी थी। वानिया, इसने तो हमदर्दी में फ़ोन किया था, मगर इसके कटेले अंदाज से वो दंग रह गई थी। मेरी सोच से ज़्यादा चालाक हैं आप। मुझे लगा था शायद हम दोस्त बन सकते हैं, मगर नहीं। आपने तो रिवायती भाभी बनना था ना। वो अजीब तरह से हंसी थी। मैंने आपसे सिर्फ मजाक किया था। बाद में अपनी गलती का एहसास हुआ मुझे, और मैंने माफ़ी भी मांगी आपसे। फिर भी आपने भाई को सब बता दिया। मैं कुछ समझी नहीं। स्नेहा का दिमाग बिल्कुल माफ था। ऐसे तो इसे कुछ भी याद नहीं था। वॉइस मैसेज तो किया था मैंने आपको। इसके बावजूद भी आपने भाई को मेरे खिलाफ भड़काया। वॉइस
वॉइस मैसेज। स्नेहा को अचानक याद आया था कि सुबह वानिया का मैसेज आया था, मगर बैटरी लो होने की वजह से वो सुन नहीं सकी थी। वानिया, मैंने नहीं सुना, आई एम रियली सॉरी। इसे अब शदीद अफसोस हो रहा था। वो तो ये हरगिज़ नहीं चाहती थी कि नायल और इसकी बहन में कोई दरमियान कलेश हो। झूठ मत बोले, आपने वॉइस नोट सीन किया था। वानिया ने झुंझला कर कॉल काटी थी। स्नेहा हेलो हेलो करती रह गई थी। इसने सीन किया था मगर वो पढ़ नहीं सकी थी। बिस्तर पर बैठते ही वानिया ने अपना पेट पकड़ा था। वो शदीद दर्द महसूस कर रही थी। ये दर्द ख़त्म क्यों नहीं होता? पिछले कुछ दिनों से पेट में दर्द महसूस कर रही थी। वानिया ने इस तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं दी थी। इसका ख्याल था कि शायद प्रेगनेंसी में ऐसा ही होता है। मशालों की रोशनी में अब भी कमरा भी रोशन था, मगर फिर भी इस जगह में कुछ अजीब था। एक अजीब सी वहशत और खौफ। यह 1000 लोगों की सांसें छीनी गई थी। इन्हें बेदर्दी से मौत के घाट उतारा गया था। अब भी वो एक शख्स को अजियतनाक मौत देने वाला था, मगर इससे पहले इसकी ज़बान खुलवाना ज़्यादा ज़रूरी था। क्या नाम है तुम्हारा? सिगरेट का कश लेते हातिम ने दिलचस्पी से पूछा था। अहमद। जवाब हमेशा की तरह आज भी वही था। हातिम सर को खम दिए हंस दिया था। मैं तुम्हें टॉर्चर कर करके थक गया हूँ। तुम मार खा खा कर नहीं थके थे? वो खामोश रहा था। इन चंद दिनों में कौन सा ऐसा सितम था जो इसने अहमद पे नहीं ढाया था? मगर वो फिर भी अपने बयान पर कायम था। देखो, जल्दी से सच उगल दो ताकि तुम्हें मौत दे सकूं। जो सच था मैं बता चुका हूँ। इसकी आंखें अभी अधबंद थीं। ठीक है, फिर मैं तुम्हें वैसे ही मार देता हूँ जैसे मैंने अपने नैन को मारा था। मैं किसी नैन को नहीं जानता। वो बेबसी से चिल्लाया था। वानिया को तो जानते हो ना? अध खुली आंखें अब पूरी खुली थी। जानते हो मैंने क्या किया उसके साथ? अब की बार अहमद ने नज़र उठा के उसे देखा था। मैंने इसे कई दिन भूखा प्यासा रखा, बहुत टॉर्चर किया, बहुत ज़्यादा। अहमद की सुर्ख आंखों से मुट्ठियाँ भींची थीं, फिर जिंदा दफन कर दिया। इसके हाथों की नसें फूलती जा रही थी। वो रो रही थी, चिल्ला रही थी, जान से मार दूंगा मैं तुम्हें। एक ही पल में खुद को रस्सियों से आज़ाद करवाते हुए हातिम पे झटपटाया था। इसके आदमियों ने आगे बढ़ के इसे रोकना चाहा था, मगर हातिम ने इन्हें हाथ के इशारे से रोक दिया था। इतनी दिनों से बंदे जुल्म सितम सह रहे हो, मगर एकदम खुद को आज़ाद करवा लिया। वो मुतासिर हुआ था। वानिया कहाँ है? हातिम का गिरेबान अब भी अहमद के हाथ में था। एक शौहर से उसकी बीवी के बारे में पूछ रहे हो? इसके हाथ को घुमाते हातिम ने इसे परे धकेला था। मुझसे मेरी बीवी के बारे में पूछ रहे हो? हातिम ने इसे गर्दन से दबोचे इसका सर मेज़ पर पटका था। ज़रब इतनी शदीद थी कि मेज़ के 2 टुकड़े हुए थे। अहमद के माथे से खून रसने लगा था। वो मेरा इश्क है, मेरा जुनून। अब की बार अहमद ने इसकी गिरफ्त से खुद को आज़ाद करवाते एक घुसा उसके पेट में मारा था। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी बीवी के बारे में इस किस्म की बात करने की? हातिम तो आपे से बाहर ही हो गया था। दोनों ही एक दूसरे को बुरी तरह मार रहे थे। कोई और होता तो ब्लैक मॉन्स्टर की एक ही ज़रब में सत हो जाता, मगर वो मजबूत आसाब का मालिक था। इस कदर टॉर्चर होने के बावजूद भी वो हर वार का जवाब दे रहा था। वानिया कहाँ है? वही जहाँ से होना चाहिए। मार दिया मैंने उसे। हातिम ने अपने आदमियों से कहकर इसे दोबारा कुर्सियों पर बंधवाया था, मगर इस बार इसे जंजीरों से जकड़ा गया था। झूठ बोल रहे हो तुम। अगर वो जिंदा ना होती तो तुम भी जिंदा ना होते। नाइल मार देता तुम्हें। वो किसी सूरत काबू नहीं आ रहा था। इतने दिनों की खामोशी आज वानिया के मुतालिक सुनी गई बात पर ख़त्म हुई। यानी नाइल को भी जानते हो? हातिम इस्तेहज़ाइया हंसा था। सच सच बताओ, कौन हो तुम? शाहीन हो ना? हातिम इसका मुंह दबोचे पूछा था। बताओ। इसके नाक पर मुक्का मारे वो दहाड़ा था। अहमद का सारा चेहरा ही खूनम खून हो चुका था। इसकी दहाड़ पर जवाबन वो हंसा था और फिर हंसता ही चला गया था। हातिम को तो वो एक लम्हे के लिए पागल लगा था। शाहीन, और वो भी मैं। इस कमरे में अब इसकी कहकहो की आवाज़ गूंज रही थी। इस कमरे की दरो दीवार गवाह थी कि वो पहला शख्स था जो इस जगह इस हाल में भी हंस रहा था। हातिम को अंदाज़ा हो गया था वो वाकई कोई आम शख्स नहीं है, और यकीनन वो ज़रूरत से ज़्यादा ही जानता है। मार दो मुझे। कुछ देर बाद वो हातिम की आंखों में देखते हुए गोया हुआ था। आंखों में मौजूद मस्नूई खौफ कहीं गायब हो गया था। ना मारूँ तो फिर मैं तुम्हें मार दूंगा। लहजा पूरा एतमाद था। तुम इस वक्त मेरे रहम करम पर हो। हातिम ने इसे याद दिलाना ज़रूरी समझा था। हम सब अल्लाह के रहम करम पर है। कल क्या होगा किसे क्या मालूम, इसलिए आज ही मार दो, वरना वो इसी की कैद में से धमका रहा था। नाम क्या है तुम्हारा? हातिम ने एक बार फिर पूछा था। अहमद। वो मुस्कुरा कर गोया हुआ था। कहाँ रहते हो? तहम्मुल का मुजाहरा करते इसने अगला सवाल पूछा था। इंडिया, कलकत्ता। हातिम इसकी कुर्सी को ठुड्डा मारते गुस्से से बाहर आया था। अर्रहमान का मतलब आम रहमत और अर्रहीम का मतलब ख़ास रहमत। वो फिर से कागज़ पे कुछ अल्फाज घसीट रही थी। आम रहमत जो सब पर हो, ख्वाह वो जो भी हो, मसलन हवा, पानी, रोशनी वगैरह सब के लिए, और ख़ास रहमत मसलन ईमान, बनूत वगैरह, उल्टा है, और ख़ास रहमत मसलन ईमान, नबूवत वगैरह। बाज़ मुफस्सरीन के मुताबिक ख़ास रहमत अल्लाह की क़यामत के दिन अपने ख़ास बंदों पर करेगा। और एक बार फिर
वो एक बार फिर खोसी गई थी। अब आसपास इस किताब में गलतियाँ ढूंढने के लिए 6 दिन बचे थे। इससे पहले वो कुछ और रिसर्च करती, इसके पेट में शदीद दर्द उठा था। वानिया का जी घबराने लगा था। वो अपने मुंह पर हाथ रखे वॉशरूम के जानिब भागी थी। इसे उबकाई आई थी, मगर असल हैरत तो इसे तब हुई थी जब इसने अपने हाथ पर खून लगा देखा था। इसने दीवार पर लगे आईने में अपना अक्स देखा था। इसकी नाक और मुंह से खून बह रहा था। पेट में एक बार फिर नाकाबिल बर्दाश्त दर्द उठा था। वह कराते हुए वॉश बेसन के पास बैठती चली गई। ये मुझे क्या हो रहा है? दर्द की शिद्दत बढ़ती जा रही थी। वह तकरीबन 15 मिनट वहीं बैठती कराहती रही थी। फिर बामुश्किल दीवार का सहारा लेकर वो उठ खड़ी हुई थी। मुंह पर कुछ छींटे मार डालने के बाद वो टॉवेल से मुंह पोंछती बोझल कदमों से बाहर गई थी। कहीं मुझे कोई बीमारी तो नहीं? पेट पर हाथ रखे और बिस्तर पर बैठी थी। नहीं, मैं वानिया अफंदी हूँ। कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मुझे कुछ नहीं हो सकता। ये शायद प्रेगनेंसी की वजह से है। खुद को तसल्ली देते वो बिस्तर पर चित लेटी थी। गहरी गहरी सांस लेते वो अब कब की नींद की वादियों में खोई थी, इसे खबर न हुई थी। स्नेहा, एक बात पूछो तुमसे? वो बिस्तर पर लेटा हुआ था और स्नेहा भी इसके सीने पर सर रख के इसके करीब ही लेटी थी। बल्कि ये कहना ज़्यादा दुरुस्त था कि नाइल ने ज़बरदस्ती इसे लिटाया था। अब वो उसे उठने नहीं दे रहा था। जी पूछे। इसने इतनी ज़ोर से इसकी कमर के गिर्द इसार कायम किया था कि स्नेहा को दर्द महसूस होने लगा था। वो अच्छे से जानती थी कि ये कुछ देर पहले किए गए सलूक का बदला था, मगर बकौल नाइल कि वो उसे अपना कीमती वक्त दे रहा था। मोहब्बत करती हो ना मुझसे? नहीं। इसका दम अब घुटने लगा था। अजीब पागल शख्स है जो इसे हमेशा ही तकलीफ पहुंचाता था। सोच लो। नाइल ने दूसरे हाथ से इसके बालों को ज़रा सा खींचा था। वो आंखें नीचे कराई थी। नाइल प्लीज़ छोड़ दे, ये मिन्नत थी। प्यार कर रहा हूँ, तुम्हें वक्त दे रहा हूँ, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। आप प्लीज़ प्यार ना करें मुझे, बस छोड़ दें। वो बेबसी से गोया हुई थी। वो तो सर उठाने भी नहीं दे रहा था। जैसी तुम्हारी मर्जी। नाइल ने आहिस्तगी से इसे खुद से जुदा किया। रिहाई मिलते ही इसने गहरी गहरी सांसें लेते खुद को नॉर्मल किया था। अब इसने बेयकीनी से नाइल की जानिब देखा था, जो बैकग्राउंड से टेक लगाए मुस्कुराकर इसको देख रहा था। इसने यहाँ थोड़ा पीछे की जानिब खिसकी थी। अपने सरताज की मुस्कुराहट इसे किसी खतरे से पहले की खामोशी ही लगी थी। पास आओ। नाइल ने हाथ बढ़ाकर इसे अपने पास बैठने का कहा। वो दुबक कर मजीद पीछे हटी थी। अब तो प्यार से बुला रहा हूँ। इसने ने जोर शोर से नफ़ी में सर हिलाया था। आ जाओ ना मेरी जान। इसके इस तरह बुलाने पर स्नेहा का दिल बस बाहर आने को था। जिस्म का सारा खून सिमट कर चेहरे पर आया था। क्या तुम नहीं चाहती कि मैं ऐसे नामों से बुलाऊं? वो अजली संजीदगी से गोया हुआ था। नाइल, अब बस कर दे प्लीज़। वो सही मानों में तंग आई थी। ओके ठीक है, इधर आओ। गहरी सांस खारिज करती वो उठ बैठा था और इसने साथ ही स्नेहा को भी हाथ पकड़े अपने पास बिठाया था। मोहब्बत हमेशा आजमाइश मांगती है। मुझे कुछ दिनों में एक ज़रूरी काम से बाहर जाना है। वापसी का कुछ नहीं कह सकते। तुमसे एक दरख्वास्त है। नाइल ने इसका हाथ थामते नरमी से सहलाया था। मैं तुमसे जो भी कहूँगा तुम बग़ैर किसी सवाल के मेरी बात मानोगी और चाहे कुछ भी हो जाए सारी बातों पर अमल करोगी। स्नेहा की आंखों में तशवीश उभरी थी। न जाने वो इस किस्म की गुफ्तगू क्यों कर रहा था। मानोगी ना? इसके हाथ पर दबाव देने पर स्नेहा ने इस्बात में सर हिलाया था। वो अब कहता गया था। वो दम साधे चुपचाप सुनती गई थी। तुम समझ गई हो ना? अपनी बात के अख्ताम पर नाइल ने सवालिया आईब्रोज खाकर इसे देखा था। स्नेहा ने एक बार फिर इस्बात में सर हिलाया था, जबकि इसकी आंखों में सवालात का समंदर था, मगर वो एक भी सवाल ज़बान पर ना लाई थी। अब इस सब को किसी तावीज़ की तरह घोल कर पी लो, मगर इस सब की वजह जानना ज़रूरी नहीं है तुम्हारे लिए। बस जितना कहा इतना करो। वो उसके डपटने पर मुँह बिसोर कर खामोश हो गई थी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वो पहली ही आयत पे छिटकी थी। वो ज़हरीला बड़बड़ाई थी। अब इसने तेज़ी से कुरान के औराक उलटते आखिरी सफ़ा खोला था। वन्नास। आखिरी लफ्ज़ पढ़ते वानिया का दिल ज़ोर से धड़का था। अलहम से वन्नास। इसके लब एक बार फिर हिले थे। मैंने किया है पैदाइश से मकाशफा तक का सफ़र। क्या तुमने किया है अलहम से वन्नास तक का सफ़र? नहीं किया ना? तो फिर तुम कैसे कह सकती हो कि तुम मुसलमान हो? जाओ पहले अपना जाकर सफ़र मुकम्मल करो, फिर बात करना मुझसे। इसे हातिम की बातें याद आई थी। वो कुरान की बात कर रहा था। यकदम इसे कोई और भी याद आया था। इसकी कही बात इसके जहन के नक्शे पर आज फिर से उभरी थी। अलहम्द का मतलब पता है तुम्हें? वह हाथ में कैमरा पकड़े मुख्तलिफ एंगल से कुदरत के मनासिर को मुक़य्यद कर रहा था। हम मतलब तारीफ़ ना। इसके साथ चलते वानिया ने सोच कर कहा था। दरख्तों के जर्द पत्ते इनके कदमों में बिछे हुए थे। इन पत्तों पे कदम रखते वो दोनों एक दूसरे के संग आगे बढ़ रहे थे। हाँ मतलब
تعریف، مگر الحمد کا معنی صرف تعریف نہیں، کیونکہ یہاں ہم کسی انسان کا نہیں بلکہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ کیمرے میں ایک اور خوبصورت منظر قید کرتے احمد نے مسکرا کر وانیہ کی جانب دیکھا تھا۔ میں سمجھی نہیں، اسے ان چیزوں میں کہاں دلچسپی تھی، وہ تو بس احمد کو سننا چاہتی تھی۔ اس کا لہجہ اصل سے زیادہ شیریں اور محصور کن تھا۔ حمد کا معنی کسی نیک صفت کی تعریف کرنا، مدح کا معنی ہر قسم کی تعریف۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ مدح کا معنی عام اور حمد کا معنی خاص۔ ایک تیسری چیز بھی ہوتی جسے شکر کہتے ہیں۔ شکر کا معنی پتہ ہے تمہیں؟ اب وہ سیڑھیاں چل کر اوپر جا رہے تھے۔ وہاں نہایت خوبصورت اور لمبے زینے تھے، ان پر بھی پتے بکھرے پڑے تھے۔ یہ منظر آنکھوں کو بے حد دلکش لگ رہے تھے۔ یہاں سے اوپر پل تھا اور نیچے پانی تھا۔ تم بتا دو، اپنے گھیردار فراق کو سنبھالتے ہو پھولے تنفس سے آگے بڑھ رہی تھی، جب اچانک ہی اس کا پیر پھسلا تھا۔ احمد نے فوراً اسے سہارا دیا تھا۔ اس سب میں اس کا کیمرہ نیچے گر گیا تھا۔ تمہارا کیمرہ ٹوٹ گیا؟ وانیہ کو صدمہ پہنچا تھا۔ کوئی بات نہیں، اگر تمہیں چوٹ لگ جاتی تو میرا دل نہ صرف ٹوٹتا بلکہ پھٹ جاتا۔ وہ کچھ دیر بے یقینی سے اسے دیکھتے رہی تھی، پھر وہ کھلکھلا اٹھی۔ انڈین ہو، بالی ووڈ موویز نہ دیکھی ہو، یہ تو ناممکن ہے۔ اس کی بات مذاق میں اڑاتی آگے بڑھی تھی۔ احمد نے جھک کر اپنا کیمرہ اٹھایا تھا۔ وہ بری طرح ٹوٹ چکا تھا۔ اسے شدید افسوس ہوا تھا، مگر اگر وانیہ گر جاتی تو اسے زیادہ دکھ ہوتا۔ شکر کا معنی بتا رہے تھے تم؟ وہ اس کانچ کے بنے پل پر بہت احتیاط سے قدم بڑھا رہی تھی۔ نیچے پانی کی لہریں ٹھانٹے مار رہی تھی۔ ایسا گمان ہوتا جیسے جذبات کا ایک سمندر بہہ رہا ہو۔ شکر کے معنی محدود ہے۔ شکر صرف انعام و احسان کے مقابلے میں تعریف کو کہتے ہیں۔ اپنا ٹوٹا کیمرہ جوڑنے کی کوشش کہ وہ اس کے پیچھے چل رہا تھا۔ یہ ساری فلسفی تو ٹھیک ہے، مگر تم نے الحمد کا مطلب نہیں بتایا۔ وہ اب بھی اس کی جانب پلٹی تھی۔ بھور بل کھاتی زلفوں کی چند لٹوں نے اس کے چہرے کو چھوا تھا۔ اس کے سوال پر وہ سر کو خم دیے ہلکا سا مسکرایا تھا۔ الحمد پر الف اور لام استغراق ہے، جس کا معنی یہ ہوا تمام تر حمد و ثنا صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ وانیہ نے منہ بنائے اسے دیکھا تھا۔ اس کے پلے کچھ بھی نہیں پڑا تھا۔ تم آخر قرآن کیوں نہیں پڑھتی؟ اس نے افسوس سے سرد آہ بھری تھی۔ اگر قرآن میں یہ سب فلسفی لکھی ہے تو پھر مجھے تو معافی کر دو۔ اس نے کندھے اچکا کر ہاتھ کھڑے کیے تھے۔ چلو آسان لفظوں میں بتاتا ہوں تمہیں، مجھے تصاویر کھینچنے کا شوق ہے۔ اگر کوئی پرندہ مجھے خوبصورت لگے تو میں اس کی تصویر کھینچوں گا۔ کیوں؟ اس نے سوالیہ ایبرو ریز کرتے سوال پوچھا تھا۔ سیدھی بات ہے، کیونکہ وہ تمہیں خوبصورت لگا۔ اب وہ اس کی جانب دیکھے مسلسل پیچھے کی جانب قدم اٹھا رہی تھی۔ جب کوئی چیز دل کو اچھی لگتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ قدم بڑھاتے اس نے اگلا سوال پوچھا تھا۔ وہ سیدھا چلتے آگے بڑھ رہا تھا، جبکہ وانیہ اس سے تھوڑا آگے اور اس کی جانب رخ کے الٹا چل رہی تھی۔ ہم اس کی تعریف کرتے ہیں۔ احمد کے لبوں کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ مجھے کوئی پرندہ خوبصورت لگے گا تو میں اس کی تعریف کروں گا، لیکن کیا مجھے اس سے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ تمہارا شکریہ اتنا خوبصورت ہونے کے لیے؟ وانیہ کے ماتھے پہ سلوٹیں پڑی تھیں۔ ایسا کون کہتا ہے؟ اس نے منہ بنائے نیچے پانی میں پڑتی سنہری روشنی کو دیکھتے کہا تھا۔ صحیح کہہ رہی ہوں، ہم تو کسی کی تعریف کرتے ہیں تو یا پھر ہم اس کے کسی احسان کے بدلے میں شکر کرتے ہیں، مگر یہاں بات صرف کسی انسان یا جاندار کی نہیں ہو رہی، یہاں بات رب العالمین کی ہو رہی ہے۔ تمام جہانوں کی حمد و ثنا صرف اسی کے لیے ہے۔ احمد کے بات کے اختتام پر وانیہ کے قدم رکے تھے اور چہرے پر کچھ اطمینان بکھرا تھا۔ اب اسے سمجھ آ گئی تھی۔ قرآن پڑھا کرو وانیہ، میں چاہتا ہوں تم یہ کرو۔ احمد کی بات یاد کرتے اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ مجھے معاف کر دو احمد، تم میرے بہت اچھے دوست تھے۔ مجھے تمہیں نہیں بلانا چاہیے تھا اور تمہیں نہیں آنا چاہیے تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ یہ واحد چیز جس کے لیے میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی عمر، باقی سب شاید میں معاف کر دوں مگر احمد کی موت نہیں۔ اسے ایک بار پھر درد کا احساس ہوا تھا۔ اس نے قرآن پاک ایک طرف رکھ دیا۔ وہ کچھ دیر بعد اسے کھولنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ دن گزرتے جا رہے تھے اور وہ بھی ایک بھی غلطی نہیں ڈھونڈ سکی تھی۔ اس نے یہ کوشش ہی نہیں کی تھی۔ ایک بار پھر میں پورا قرآن پڑھ کر اس میں غلطیوں کا فتویٰ دینے کے بجائے ایک لفظ پر بہت گہرائی و غور و فکر کر رہی تھی۔ یہ سب وہ اس لیے کر رہی تھی تاکہ کل جب وہ کسی کے سامنے قرآن کی غلطیاں لے کر جائے تو اس کے پاس کم از کم اتنے دلائل ہو کہ کوئی اسے راضی نہ کر سکے۔ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد اس نے دوبارہ قرآن پاک کھولا تھا۔ الحمدللہ رب العالمین، اس نے پھر سے وہ آیت پڑھی۔ اب کی بار اس نے ساتھ ترجمہ بھی پڑھا تھا۔ ترجمہ: سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے،
जहानों से क्या मतलब हुआ? वो बुरी तरह छिटकी थी। अलहम से मतलब तो अहमद ने समझाया था, मगर अब आगे की मसावतें इसे तन्हाई तय करनी थी। दुनिया तो एक ही है, फिर ये आलमीन क्यों लिखा है? या तो आलम लिखा होना चाहिए। तो कुरान की पहली ही आयत इसे सोचने पर मजबूर कर गई थी। अब इसने इस चीज़ पर सर्च करना शुरू की। सर्च करते करते 4 घंटे गुजर गए, मगर कोई भी जवाब इसे तसल्ली बख्श नहीं लगा था। किस कदर अजीब किताब है, यानी आलम की जगह सीधा आलमीन। ये तो कहीं से भी कलाम इलाही नहीं लगती। कुरान पाक बंद की इसने वापस ऊपर शेल्फ में रखा। इस किताब में कोई रब्त ही नहीं, मैं क्यों इस पर अपना वक्त ज़ाय करूँ? यह अजीब और गैर मंतकी। अब वो खुद का मुख्तलिफ झूठ बोलकर हकीकत में बहला रही थी। दर हकीकत इसकी महदूद जहानत इस अजीम किताब की वसअत को नहीं जान पा रही थी, जिसकी वजह से अब वो खुद बजाय कुरान पाक को गलत जिसकी वजह से वो खुद के बजाय कुरान पाक को गलत कह रही थी। अस्तगफिरुल्लाह। क्यों खुद पर जुल्म कर रहे हो? चुपचाप सच उगल दो। इस कैद से बिल्कुल इस ज़िंदगी से रिहाई पालो। वो एक बार फिर अहमद से मिलने आया था। हातिम ने अपनी तरफ से इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाली थी, मगर कोई तसल्ली बख्श इसे चीज़ नहीं मिल सकी थी। अब एक ही हल था कि वो खुद अपनी ज़बान खोल दे, जो कि वो किसी कीमत पर नहीं खोल रहा था। जो सच था बता चुका हूँ, अब मुझे मार कर किस्सा ख़त्म करो। वो इसे इस अंदाज में कह रहा था जैसे खुद को मारने की नहीं बल्कि कॉफ़ी पीने की ऑफ़र दे रहा हूँ। ISI के एजेंट हो? हातिम ने इसे बालों से दबोचते पूछा था। वो खामोश ही रहा था, या फिर रॉके? अब की बार वो हंस दिया था। खुद को ब्लैक मॉन्स्टर कहते हो, मगर फिर भी क्या बेबसी है। एक कैद में मौजूद शख्स इसकी शिनाख्त की भीख मांग रहे हो। हातिम गुस्से से इसके मुंह पर मुक्का जड़ा था। खोलो इसे, सर्द आवाज़ में हुक्म देते हुए पीछे हटा था। एक आदमी ने फौरन इससे इन जंजीरों से आज़ाद किया था। अब वह बिलागर वजूद के साथ कुर्सी पर पड़ा हुआ था। सुबह से इसके जिस्म के हर हिस्से पर इतना तशद्दुद किया गया था कि एक उंगली तक हिलाने की सकत भी नहीं रखता था। मार क्यों नहीं देते मुझे? अपने रकीब के हाथों मरने का मज़ा ही कुछ और है। तुम्हें भी अपनी रकीब को मार कर सुकून मिलेगा। वो इसे जानबूझकर तैश दिला रहा था। बकवास बंद करो अपनी। तुम मेरे रकीब नहीं हो, बल्कि तुम कुछ भी नहीं हो, क्योंकि नैन ने हमेशा मेरी मोहब्बत का दम भरा है। वो बचपन से मेरी है। इसका मुंह दबोचे वो गुर्राया था, और वो वैसे ही गुस्से का तेज़ था, और नैन के मामले में इसका गुस्सा और बढ़ जाता था। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? मामला तो दिल का है ना। वानिया का दिल जिस तरह से मेरे लिए धड़कता है, तुम्हारे लिए धड़क ही नहीं सकता। हातिम का सब्र यही जवाब दे गया। इसने पास पड़ा बड़े साइज़ का पत्थर उठाकर जोर से इसके चेहरे पर दे मारा। इसके फटे पर नोकीले कील लगे हुए थे, जो कि इसके चेहरे पर जगह जगह पेवस्त हो गए थे। अब वो पट्टा इसके कीलों की वजह से इसके चेहरे के साथ ही चिपक गया था। इसके होठ और जबड़े को चीरते कील मुंह के अंदर तक गए थे। वो मौके पर ही बेहोश हो गया था। इसे मार दो, मैं मजीद इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक हद तक आमेज निगाह इस पर डालते सर को झटका दिए बाहर निकला था। मारिया और जूते मंगवाओ, ये गंदे हो चुके हैं। वो राहदारी से तेज़ी से गुजर रहा था। मारिया इससे 2 कदम पीछे सर झुकाए चल रही थी। आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, खाना लगवा दूँ आपके लिए? हातिम के बढ़ते कदम रुके थे। एड़ियों के बल वो वापस घुमा था। अपनी औकात में रहो लड़की, मेरी बीवी बनने की कोशिश मत करो। तुम नैन की जूती के बराबर भी नहीं हो, और ना ही तुम में इतनी सख्त कि मुझे झेल सको। नहायत सफ़ाक लहजे में इसके ख्वाबों को भस्म करते वो आगे बढ़ा था। मारिया जैसे मुँह के बल गिरी थी। हातिम ने इसे इसकी औकात दिखा दी थी। कहा था ना इतने ऊँचे ख्वाब मत देखो। जेम्स ने एक तीखी मुस्कुराहट के साथ इसके जख्मों पर नमक छिड़का था। मगर डेविड तो इससे नफरत करता है ना। ये मोहब्बत इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होती। आज नहीं तो कल ये होना ही था। काश डेविड इसके बाजू पर गोली मारने के बजाय इसके सीने में गोली उतारता, जान छुटती इस मुसीबत से। मारिया की आंखों में जलन की चिंगारियाँ भड़क उठी थी। मैं कुछ देर के लिए बाहर जा रही हूँ, तुम संभाल लेना। पलटते साथ ही इसने कहा था, मगर जा कह रही हो? नैन से मिलने। देखने जा रही हूँ कि आखिर इसमें ऐसी क्या खास बात है जो वो ब्लैक मॉन्स्टर के जहन से नहीं निकलती। जेम्स ने इसे आवाज़ दी थी, मगर वो नहीं रुकी थी। आयज़ा अब बस भी कर दो, इतनी बड़ी बात नहीं जितना तुम बड़ा तमाशा लगा रही हो। आयज़ा का यह रवैया एनैन के बर्दाश्त से बाहर हो चुका था। आज यूनिवर्सिटी में इसने आयज़ा से 2 टोक बात करने का फैसला कर ही लिया था। वो लोग इस वक्त ग्राउंड में मौजूद थे। मारिया थोड़े दूर बेंच पर बैठी थी, इसे ही देख रही थी। बज़ाहिर वो किताब पढ़ रही थी, मगर इसके कान इन्हीं की तरफ थे। वानिया, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहती। आयज़ा ने भी अभी एक कदम आगे ही बढ़ाया था कि वानिया ने फ़ौरन इसका रास्ता रोका था। तुम मेरे साथ ये नहीं कर सकती आयज़ा। मैं वानिया अफंदी हूँ, मुझे कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता। कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता सिवाय अल्लाह के। इस वक्त से डरो जब वो तुम्हें मुंह के बल गिराएगा। तुम्हारा ये मज़हब छोड़ने का भूत एक लम्हे में उतर जाएगा। इस बात पर मारिया छिटकी थी।
مجھے کوئی منہ کے بل نہیں گرا سکتا، میں ہر طرح سے مکمل ہوں۔ دیکھو مجھے، آخر کس چیز کی کمی ہے مجھ میں؟ خوبصورت ہوں، ذہین ہوں، امیر بھی، میں لازوال ہوں۔ اس کے لہجے میں غرور تھا۔ ہر خوبصورتی اور ذہانت کو ایک نہ ایک دن زوال آنا ہی ہے۔ ابھی بھی وقت ہے وانیا، سدھر جاؤ ورنہ بہت پچھتاؤ گی۔ عائزہ کو اس کے لیے بے حد افسوس تھا۔ میں کبھی نہیں پچھتاؤں گی، اور چلو فرض کر لیتے کہ میں غلط ہوں، تو پھر بھی تم اپنے اللہ سے کہو نا مجھ پر کوئی عذاب بھیجے یا پھر کوئی آزمائش۔ وہ طنز حسین، میرے عقائد کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ 1000 ٹھوکریں بھی لگے گی نا تو بھی میں اپنی بات پر قائم رہوں گی، میں اپنی زبان سے نہیں پھروں گی۔ وہ مسلسل اپنی زبان سے زہر اگل رہی تھی اور وہی بات کر رہی تھی جو نہ جانے کتنی قوموں نے کی تھی، اور جب اپنے گناہوں کے پیش نظر ان پر عذاب الہی نازل ہوتا تھا تو وہ سب کے سب اپنے عقائد کے ساتھ غرق ہو جاتے تھے۔ اللہ تمہیں ہدایت دے۔ وہ اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہہ سکی تھی۔ اپنا بیگ اٹھائے وہ اب تیزی سے آگے بڑھی تھی۔ اس بار وانیا نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ عائزہ پہ مٹی ڈالتے وہ ابھی مڑی ہی تھی کہ سامنے آتے لڑکے کے ساتھ اس کا ٹکراؤ ہوا تھا۔ آنکھیں یا بٹن؟ وہ تو فوراً آپے سے باہر ہوئی تھی۔ معاف کر دو وانیا، میں ویسے ہی بہت پریشان ہوں۔ وہ اسی کی کلاس فیلو تھا، وانیا کی فطرت سے اچھی طرح واقف تھا، اس لیے اس نے بحث نہیں کی تھی۔ تمہیں اب کون سی پریشانی ہو گئی؟ وانیا نے سوال یا ایبرو ریس کرتے غصے سے پوچھا تھا۔ پیپر ہے آج، اور میرے ہاتھ میں صبح ہی چوٹ لگی تھی، اب کیسے دوں پیپر؟ او ہاں آج تو پیپر ہے، مگر میں تو نہیں دینے والی۔ اور تم ایک بات بتاؤ، چوٹ تمہارے بائیں ہاتھ پر لگی اور دائیں ہاتھ پر نہیں؟ وانیا نے اسے یاد دلانا ضروری سمجھا۔ میڈم میں بائیں ہاتھ سے ہی لکھتا ہوں۔ اس بات پہ وانیا چھٹکی تھی، پھر ذہن کے پردے پہ کسی کا سایہ لہرایا تھا۔ پہلی فرصت میں نکلو یہاں سے، مجھے تم سے نفرت محسوس ہو رہی ہے، بلکہ مجھے ہر اس شخص سے نفرت ہے جاؤ بائیں ہاتھ سے لکھتے ہیں، جو بائیں ہاتھ سے لکھتے ہیں۔ تم سب دوگلے اور بے وفا ہوتے ہو۔ وہ بھی تھا، اور یقیناً تم بھی ہوگے۔ وہ غصے سے چیخی تھی، تم ہو ہی پاگل۔ اس کی عقل پہ ماتم کرتے وہ آگے بڑھا تھا۔ کہاں رہ گئی تھی؟ میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ کیا کہا تھا تم نے؟ لڑکی سے ماریا کے گھر میں داخل ہوتے ہی جیمز نے فکر مندی سے پوچھا تھا۔ وہ ڈپلیکیٹ چابی سے پہلے ہی اندر آ چکا تھا۔ کچھ نہیں، وہ نڈال سے صوفے پر آ بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پہ زمانوں کی تھکن تھی۔ کیا مطلب؟ اس کی یہ حالت دیکھ کر جیمز کو تشویش ہوئی تھی۔ دیکھنے گئی تھی آخر اس میں ایسا کیا خاص ہے جو وہ ڈیوڈ کے ذہن سے نہیں نکلتی نہیں، مگر ماریا کی آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر گرا تھا۔ مگر کیا؟ جیمز اس کے پاس آ کر بیٹھا تھا، جبکہ آنکھوں میں ابھی بھی پریشانی کا عنصر واضح تھا۔ مگر میں خود کو ہار آئی، میں سب ہار آئی۔ وہ بلک بلک کر روتی تھی۔ ماریا؟ جیمز بالکل بوکھلا گیا تھا۔ غلط شخص کو دل دے دیا۔ اس لڑکی میں کچھ خاص نہیں ہے، وہ ایک معمولی اور بے ضرر سی لڑکی ہے، خاص اس کو چاہنے والا ہے۔ وہ ایک بار پھر رو دی۔ جیمز مجھے کچھ دیر کے لیے اکیلا چھوڑ دو پلیز۔ وہ شکست کھور حالت میں چل کر کمرے کی جانب گئی تھی۔ جیمز نے اسے روکا نہیں تھا۔ اس کے خیال میں وہ شاید انین کی کسی بات پر اس طرح دل برداشتہ ہوئی ہوگی۔ اور صبح سے سوئمنگ پول کے آس پاس ٹہل رہی تھی۔ میڈم آپ آج یونیورسٹی نہیں جائے گی؟ ملازمہ نے سر جھکائے نہایت ادب سے پوچھا تھا۔ نہیں، میری طبیعت نہیں ٹھیک۔ تم ناشتہ لگا دو۔ اس کی طبیعت واقعی نہیں ٹھیک نہیں تھی، مگر یونیورسٹی جانے کی اصل وجہ یہ نہیں تھی۔ اس نے 7 دنوں کے اندر قرآن میں غلطیاں ڈھونڈنے کا چیلنج قبول کیا تھا، اور آج 7 دنوں کے بعد ایک آیت کا مطلب تک نہیں سمجھ سکی تھی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اسے اب ڈر تھا کہ کہیں اچانک ہی وہ لڑکی اس کے سامنے نہ آ جائے اور اس سے قرآن کی غلطیوں کے متعلق استفسار نہ کرنے لگ جائے۔ بھائی؟ ابھی وہ سوچوں میں ہی گم تھی کہ اس کی نظر نائل پر پڑی تھی۔ وہ باہر جا رہا تھا، اسے دیکھ کر وہ تقریباً بھاگتی ہوئی اس کی جانب گئی تھی۔ وانیا دھیان سے چلے۔ نائل نے اسے فوراً سے جھڑکا تھا۔ وہ اپنا بالکل خیال نہیں رکھتی تھی، نہ وہ دھیان سے چلتی تھی اور نہ ہی وہ وقت پر کھانا کھاتی تھی۔ مجھے کچھ نہیں ہوگا بھائی، اور نہ ہی میرے بچے کو، وہ پورے اعتماد لہجے میں گویا ہوئی تھی۔ پھر بھی دھیان رکھا کرے۔ وہ عجلت بھرے انداز میں گھڑی کی جانب دیکھتا ہوا گویا ہوا تھا۔ آپ ناراض ہیں مجھ سے؟ اس کا بازو پکڑے وہ منمنائی تھی۔ کافی دنوں سے نائل کا رویہ اس کے ساتھ نہایت ہی سرد تھا۔ ناراض نہیں ہوں، بس مان ٹوٹا ہے۔ بہت مان تھا مجھے آپ پر، مگر آپ نے معافی نہ مانگ کر میرا مان توڑ دیا۔ بھابھی نے کچھ کہا آپ سے؟ وانیا نے اپنے دماغ سے قناص نکالتے۔ وہ ایسی نہیں ہے، وہ رشتوں کے تقدس کو بہت اچھی طرح سمجھتی ہے۔ وانیا وہ بہت اچھی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ وہ آپ کو اتنا ہی چاہے گی جتنا میں آپ کو چاہتا ہوں۔ نائل نے اسے خود سے لگاتے سمجھانا چاہا تھا۔ وانیا منہ کے زاویے بگاڑتی خاموش ہو رہی تھی۔ انہیں یہاں لے آئے نا؟ آنکھوں میں عجیب سی چمک کے ساتھ وہ چہکی تھی۔ اگر اس نے یہاں آ جاتی تو اس سے بھرپور انتقام لے سکتی تھی۔ لے آؤں گا۔ نائل نے مسکرا کر اس کا گال تھپ تھپایا تھا۔ اب آپ ناراض تو نہیں ہے نا مجھ سے؟ نہیں میرا بچہ۔ نائل نے محبت سے اس کے سر پر بوسہ دیا تھا۔ جلدی آ جاؤں گا، پھر ڈاکٹر کے پاس چلیں گے۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ابھی اس نے جملہ مکمل بھی نہیں کیا تھا کہ اچانک اس کی
आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा था। वानिया आप ठीक है? इसके लड़खड़ाते कदमों को देख वो परेशान हुआ था। अपना पेट पकड़ते वो ज़मीन पर बैठती चली गई थी। वानिया क्या हुआ? नायल ने झुकते साथ इसके गाल को थपथपाते पूछा था। वो पसीने से शराब और वजूद के साथ होश व हवास से बेगाना हो गई थी। वो इसे फ़ौरन अस्पताल लेकर आया था। वानिया का अंदर चेकअप चल रहा था। बाहर नायल इस्तराब की हालत में खड़ा था। क्या हुआ इन्हें? डॉक्टर ने आते इसकी फिक्रमंदी से दरियाफ्त किया था। इनका आपके साथ क्या रिश्ता है? वो मेरी बहन है। आप प्लीज़ इनके हस्बैंड को बुला लीजिए। इनकी कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल है। मगर इन्हें हुआ क्या है? देखिए, हमें अबॉर्शन करना होगा वरना आपकी सिस्टर की ज़िंदगी को ख़तरा है। आप इनके हस्बैंड को बुला लीजिए ताकि हम आगे का प्रोसेस जल्द अज जल्द शुरू कर सकें। वो नहीं आ सकते, वो मुल्क से बाहर है। देखिए डॉक्टर, जो भी मसला है आप मुझसे डिस्कस कर सकती हैं। ये मेरी बहन की ज़िंदगी का सवाल है। वानिया की अचानक बिगड़ती हालत देख वो बेहद परेशान हो गया था। अब वो ये इंकशाफ नायल की जान लेने के दर पर था। आप आए मेरे साथ। वो फ़ौरन डॉक्टर के पीछे गया था। देखिए मिस्टर नायल, पहले तो आप मुझे ये बताएंगे कि आखिर वो क्या लेती रही है? डॉक्टर ने निहायत प्रोफेशनल अंदाज में पूछा था। मतलब इनकी बॉडी में रिएक्शन हो गया है। हमें इनकी बॉडी में कुछ पॉइजन, केमिकल्स और ड्रग्स के अनासर मिले हैं। व्हाट? नायल तो तकरीबन अपनी जगह उछला था। या तो वो ये सब खुद लेती रही है या फिर किसी ने इन्हें दिया है। आप एक इज्जतदार, काफ़ी जानी मानी शख्सियत है, इसलिए सीधा आपसे पूछ रही हूँ, वरना ये केस इतना सीधा नहीं है। वानिया, नायल ने बेख्तियार पसीने से तर पेशानी को छुआ था। इस वक्त इसका दिल चाह रहा था कि वानिया के मुंह पर 2 थप्पड़ जड़ दें। अब आप भी बताएं, इस सूरत हाल में हम बच्चे को कैसे बचा सकते हैं? ठीक है, आपको जो ठीक लगता है आप वो करें। मिस्टर नायल, इनके हस्बैंड का यहाँ होना ज़रूरी है। वो यहाँ नहीं आ सकते। वानिया की सेपरेशन हो चुकी है। वो इस बच्चे से लाताल्लुक़ का ऐलान कर चुका है। ओ अच्छा, आज ही करवाना ज़रूरी है या फिर कुछ वक्त मिल सकता है? वानिया का अपने बच्चे से लगाव वो अच्छी तरह से वाकिफ़ था, इसलिए इसे कुछ वक्त चाहिए था ताकि वो इसे समझा सके। इस तरह अचानक अगर ये सब होता तो वो कभी कबूल न कर पाती। नहीं, फौरी तौर पर ज़रूरी नहीं है। हम 1-2 हफ्ते डिले कर सकते हैं, मगर कोशिश कीजिएगा जल्द अज जल्द करवा लें। क्या अबॉर्शन के अलावा कोई और रास्ता नहीं है? मेरा मतलब है कोई मेडिसिन या कोई इलाज। मैं वानिया को बाहर ले जाऊंगा। इस हालत में कुछ नहीं हो सकता, और अगर अबॉर्शन न करवाया गया तो आपकी बहन को निहायत ही तकलीफ़ का सामना करना पड़ेगा। और चले फ़र्ज़ कर ले ये बेबी हो भी जाए तो वो अब नॉर्मल होगा, जिस्मानी और जहनी एतबार दोनों से। कुर्सी के साथ टेक लगाए नायल ने गहरी सांस खारिज की थी। इसे वानिया पर गुस्सा भी आया था और तरस भी। वो जानता था इसने ये सब जानबूझ कर लिया होगा, मगर वो इस बात से लाइल्म थी कि अपनी बेवकूफ़ी पर वो अपना कितना बड़ा नुकसान कर लेगी। वानिया, मेरा बच्चा, अब रोना बंद करो। वो अस्पताल पर लेटी मुसलसल सिसक रही थी। ये इतनी बड़ी बात नहीं है। नायल ने इसे समझाना चाहा था। भाई, आप मुझे मेरे बच्चे को कत्ल करने का कह रहे हैं और चाहते हैं कि मैं खामोश रहूं। वो नायल पर चीखी थी। ये मेरी औलाद है, मुझे बहुत अजीज़ है, मैं ये कभी नहीं करूँगी। मेरी जान, हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे। हम घर चलते हैं। नायल इसे बिस्तर से उठाते कहा था। भाई, मैं ये नहीं करूँगी। इसका चेहरा आंसुओं से तर था। हाँ ठीक है मेरी जान। नायल ने इसे सहारा दिए खड़ा किया था। इसी वक्त दरवाजे से डॉक्टर अंदर दाखिल हुई थी। डॉक्टर, मुझे बताएं, क्या कोई और रास्ता नहीं है? जो आप जो कहेगी करने को तैयार हूँ। जितने पैसे कहेगी मैं देने को तैयार हूँ, मगर मेरे बच्चे को बचा ले। वो तेज़ी से डॉक्टर की जानिब बढ़ी थी। अब वो रो रो कर मिन्नत कर रही थी। मिस वानिया, आप प्लीज़ रिलैक्स हो जाए। हम आपकी मर्ज़ी के बगैर कुछ नहीं करेंगे। डॉक्टर ने वानिया को तसल्ली देते कहा था। मुझे ये बच्चा चाहिए, मैं इसे खोना नहीं चाहती। मैं बिल्कुल रिलैक्स हूँ और आपकी सारी बातें सुनूंगी और अमल भी करूँगी। आप मुझे सब कुछ सच सच बताएं। क्या मेरा बच्चा अब नॉर्मल होगा? इसने धड़कते दिल के साथ पूछा था। जी, ऐसा ही होगा। डॉक्टर ने साफ गोई से काम लिया। ये करने के लिए इसे नायल ने ही कहा था। वो चाहता था कि वानिया ज़हनी तौर पर सब के लिए तैयार हो जाए। कोई बात नहीं, मैं पाल लूँगी। सेकंड के 1000वें हिस्से में इसने फैसला किया था। डॉक्टर और नायल ने चौंक कर एक दूसरे की जानिब देखा था। आप समझ नहीं रही, आप इन 9 महीनों किस कदर अजियत से गुजरेगी आपको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं। इसे राज़ी करने की एक और कोशिश थी। हर माँ अपनी औलाद के लिए तकलीफ़ बर्दाश्त करती है, मैं भी कर लूँगी। वो अब भी अपने मौक़िफ़ पर डटी हुई थी। लेकिन इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं कि आपका बच्चा इस दुनिया में आएगा या नहीं। ये 1% गारंटी नहीं है। नायल इससे खुद ये सब बताता तो वो कभी यकीन ना करती, मगर डॉक्टर की बात ज़्यादा असरअंदाज थी, इसलिए वो इस बारे में पहले ही बात कर चुका था। डॉक्टर की बात सुनकर इसने नम आंखें एकदम सुर्ख हुई। अपनी हालत की परवाह किए बगैर वो किसी शेरनी की तरह डॉक्टर पर झपटी थी। तुम होती कौन हो ये कहने वाली? तुम 2 कौड़ी की डिग्री लेकर क्या साबित करना चाहती? वानिया का बस चलता तो इसे जान से मार देती। अगर नायल बर वक्त काबू में ना करता वो यकीनन डॉक्टर को भारी नुकसान
पहुंचा चुकी होती। तुम अल्लाह नहीं हो, तुम रब्बुल आलमीन नहीं हो, समझी तुम। वो अपने हवास बिल्कुल खो बैठी थी। कैसे कह सकती हो 1% भी चांस नहीं है, मेरा बच्चा और मैं हरगिज़ इसे ये मेरा बच्चा है और मैं इसे हरगिज़ कत्ल नहीं करूँगी। नाइल ने बमुश्किल इसे पकड़ा हुआ था। वो मुसलसल इसे रिलैक्स करने की कोशिश कर रहा था, मगर वो आपे से बाहर ही होती जा रही थी। डॉक्टर तो फ़ौरन जान बचाकर बाहर आई थी। नाइल इसे मुख्तलिफ बहलावे देकर संभाल कर ले आया था। मेरा जाना बहुत ज़रूरी है मोहसिन, लेकिन वानिया को इस हालत में छोड़ कर नहीं जा सकता। वो इस वक्त खुद को बेहद बेबस महसूस कर रहा था। जिस केस पर वो इतने अरसे से काम कर रहा था, इसका इख्तिताम करीब था, इसलिए अब इसका जाना बहुत ज़रूरी था। फिर क्या सोचा तुमने? क्या तुम साशा को कुछ दिनों के लिए मेरे घर नहीं छोड़ सकते? नायल ने निहायत ईमान से पूछा था। ठीक है, लेकिन इससे बेहतरीन हल मौजूद है तुम्हारे पास। मोहसिन ने अजीब नज़रों से उसे घूरा था। यार बस साशा को छोड़ दो इधर, मैं पूरी कोशिश करूँगा जल्दी आने की। ठीक है। मोहसिन ने इसका स्नेहा से अब ये इज्तिनाब बिल्कुल हजम नहीं हो रहा था, लिहाजा इसने कह ही दिया था, तुम आखिर भाभी को वानिया के पास क्यों नहीं छोड़ देते? अगर तुम साशा को यहाँ नहीं छोड़ना चाहते तो साफ साफ बता दो, मैं कोई और हल ढूंढ लूँगा। ऐसी बात नहीं है नाइल, तुम गलत समझ रहे हो। मोहसिन ने गड़बड़ा कर फ़ौरन वजाहत दी थी। मैं बस ये कह रहा हूँ कि वानिया का ख्याल ज़्यादा अच्छे से रख सकेंगी, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं वानिया को भी जानता हूँ। इस हालत में वो इसे किसी किस्म का स्ट्रेस नहीं देना चाह रहा। मैं नहीं चाहता कि इसे लगे कि मैं स्नेहा के रहम करम पर छुड़ गया हूँ। बिला वजह झगड़ा और फसाद होगा और वानिया की सेहत के लिए ये ठीक नहीं है। नाइल बहुत सोच कर अल्फाज अदा किए थे। झगड़ा होगा तो सिर्फ 2 दिन के लिए, फिर आहिस्ता आहिस्ता सब नॉर्मल हो जाएगा। मोहसिन ने इसे समझाने की एक आखिरी कोशिश की थी। तुम्हारी सोच है, वानिया स्नेहा का सर फाड़ेगी और स्नेहा मेरा। मुझे यकीन है बेहतर है कि नंद भाभी अलग अलग ही रहे। तुम्हें समझाना बेकार है। अब की बार मोहसिन ने बाकायदा हाथ खड़े किए। वो एक सनकी शख्स था और मोहसिन तो क्या, इसे कोई भी नहीं समझा सकता था। जब वो सोच लेता था तो फिर वो किसी भी हाल में वो करके ही दम लेता था। वो रात के पहर अंधेरे में गुमसुम बैठी सामने दीवार पर लगी वॉल क्लॉक को घूर रही थी। हर गुजरता मिनट इस पर भारी था। घड़ी की सुइयां तो मुसलसल चल रही थी, मगर इसका बुरा वक्त तो जैसे रुक ही गया था। अपने पेट पर हाथ रखते इसकी आंखें एक बार फिर बरसने लगी थी। ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने क्यों किया? वो बेबसी से चीखी थी। क्यों किया मैंने ये? वानिया अपने मुंह पर ज़बरदस्त थप्पड़ मारा था। क्यों? अब वो पैर दर पे अपने दोनों गालों पर थप्पड़ बरसा रही थी। अपनी जिद, अपनी अना, अपनी बेवकूफ़ी में आकर मैंने ये कर दिया। अपने बाल नोचते हुए बुरी तरह रो रही थी। मेरा बच्चा मेरी वजह से माजूरी की ज़िंदगी गुजारेगा। क्यों किया मैंने ये? वो सिसक के रो रही थी। साशा अपने बच्चों के साथ कुछ दिनों के लिए नाइल के घर आ गई थी। नाइल का जाना बेहद ज़रूरी था, वरना वानिया को इस हाल में छोड़कर वो कभी ना जाता। वानिया ने भी इसके जाने पर कोई एतराज़ नहीं किया था। वो मुसलसल अपनी किस्मत पर मातम कर रही थी जब फ़ोन की बेल के बीप पर वो ठिठकी थी। रात के तकरीबन 12 बजे। इसे आखिर कौन कॉल कर सकता है? वानिया आंसू साफ करते फ़ोन उठाया था। स्नेहा की कॉल देखकर इसे शदीद हैरत हुई थी। अगर वो रात के इस पहर कॉल न करती तो शायद वानिया कभी भी इसकी कॉल अटेंड न करती। हेलो वानिया, कैसी हो? स्नेहा ने हशाश बशाश लहजे में पूछा था। ठीक हो, इसने भर्राई आवाज़ में जवाब दिया था। सॉरी, मैंने तुम्हें इतनी रात को परेशान कर दिया, मगर वो क्या है ना, मुझे नींद नहीं आ रही थी, बस इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी दोस्त को फ़ोन कर लूँ। स्नेहा चलते चलते कमरे में की खिड़की के पास आई थी। चांद की जानिब देखे इसने मुस्कुराकर कहा था। दोस्त? वो ठिठकी थी। एक तो स्नेहा का इतनी देर से कॉल करना, ऊपर से इस कदर दोस्ताना रवैया। वो समझ नहीं सकी थी। हाँ दोस्त, क्या मुझसे दोस्ती करोगी? मुझे नींद आ रही है। वो इस वक्त किसी से भी बात करना नहीं चाहती थी। दोस्ती का पहला तकाजा होता है कि दोस्त से कभी झूठ नहीं बोलते। आपने भाई को मेरे खिलाफ क्यों भड़काया? इसे शिकवा करने का मौका स्नेहा ने खुद फराहम किया था। मैंने इसे कुछ नहीं किया वानिया। नाइल तुम्हारे भाई है और इन पर तुम्हारा हक है, मेरा यकीन करो। मैंने सच में कोई मैसेज नहीं देखा था और ना ही इनसे तुम्हारे मुतालिक कोई बात की थी। वो तो बस एक एक्शन का रिएक्शन था। स्नेहा ने अपने लहजे को निहायत ही धीमा रखा था। अब फ़ोन क्यों किया है? वो अब इकट्ठे उखड़े लहजे में भी बोल रही थी। मैं बहुत अकेली हूँ, मैंने कभी कोई दोस्त नहीं बनाई। क्या तुम प्लीज़ मुझसे दोस्ती करोगी? मैं इस बारे में सोच सकती हूँ। इसकी बात पर स्नेहा के लबों को दिल फरेब मुस्कुराहट ने छुआ था। मैं तुम्हारी मशकूर हूँ। वैसे तुम रो रही थी क्या? नहीं, मैं क्यों रोऊंगी? वो फ़ौरन गड़बड़ा गई थी। क्या मैं तुमसे अपने दिल की बात शेयर कर सकती हूँ? मेरा मतलब है अपनी परेशानी, अपने और मसाइल। इसने बस इतना ही कहा था। स्नेहा कुछ देर इससे इधर उधर की बातें करती थी और बस वानिया बस हाँ या ना में ही जवाब दे रही थी। अब तुम्हारी बारी, तुम बताओ क्यों रो रही थी? वो इसे खुद से बोलने पर उकसा रही थी। रो नहीं रही थी मैं। डॉक्टर ने क्या कहा है? वानिया के
माथे पर बल पड़े। तो क्या नाइल इसे सब बता चुका है? प्लीज़ मुझसे कुछ मत छुपाना। नाइल ने मुझे कुछ नहीं बताया। मैं इस वक्त लाहौर में हूँ अपने फादर के साथ। नाइल बस कुछ देर के लिए किसी ज़रूरी काम के सिलसिले में आए थे। मैंने इन्हें किसी से फ़ोन पर तुम्हारे मुतालिक बात करते सुन लिया था। मैं चाहती हूँ कि तुम खुद मुझे सारी बात बताओ जो तुम्हारे दिल में है। हम बहुत सी बातें भाई से नहीं कह सकते, मगर भाभी को तो बता सकते हैं ना। दर हकीकत वो एक समझदार औरत थी। इसे पता था कि इसे वानिया को कैसे संभालना है। मेरा बच्चा। आंखों के बंद अब टूट चुके थे। अब की बार वो खुल कर रोई थी। स्नेहा ने इसे रोने दिया था। डॉक्टर कहते हैं कि मेरा बच्चा माजूर होगा। वो हिचकियों के दरमियान बामुश्किल बोल पाई थी। कोई उम्मीद नहीं है, 1% भी नहीं। वो तमाम तर उम्मीदें हार गई थी। ऐसा डॉक्टर कहते हैं ना, मगर अल्लाह तो हर चीज़ पर कादिर है। तुम यकीन रखो और दुआ करो। दुआ? आंसू एक लम्हे के लिए थम गए थे। आंखों में इस्तराब उभरा था। हाँ, दुआ? कोई मौजज़ा भी तो हो सकता है ना, इसे दिलासा दे रही थी वानिया। चुपचाप इसकी हर बात सुनती गई। वो अपने अल्फाज से इसके ज़ख्मों पर मरहम रख रही थी। कुछ देर बातें करने के बाद स्नेहा ने इसे सोने की ताकीद की थी। वानिया को इससे बात करके अच्छा महसूस हुआ था। स्नेहा अब इसे अच्छी लगने लगी थी। फ़ोन रखकर अभी वो बिस्तर पर बैठी थी कि वाइब्रेट होने की आवाज़ पर इसने चौंक कर वापस फ़ोन उठाया था। बात हुई वानिया से? नाइल का मैसेज स्क्रीन पर जगमगा रहा था। जी हुई। स्नेहा ने फ़ौरन टाइप किया। फिर क्या बना? सब बहुत अच्छा रहा। स्नेहा के जवाब के बाद कुछ देर स्क्रीन तारीख रही। फिर एक साथ ही 2 मैसेज आए थे। इन्हें देखकर स्नेहा का सांस रुक गया था। शुक्रिया मुझे समझने के लिए। आई लाइक यू। वो कुछ देर बेयकीनी से स्क्रीन को घूरती रही। फिर अगले मैसेज पर स्नेहा की रुकी सांस बहाल हुई और साथ ही साथ इसे यकीन भी आ गया कि वो अपने सरताज से ही बात कर रही है। मोबाइल ख़राब है मेरा, पता नहीं क्या क्या टाइप हो जाता है। तुम सीरियस मत लेना किसी चीज़ को। गहरी सांस खारिज करते इसने सर झटकते मोबाइल साइड पर रखा था। जो भी था, इसे अब इसकी आदत हो गई थी। जब सारी ज़िंदगी इसी शख्स के साथ गुजारनी है तो फिर आदत डालना ही बेहतर था। वानिया तुम हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा। आयज़ा सुबह सुबह ही वानिया के घर आई थी। इसे नाइल ने जैसे ही वानिया की हालत के बारे में बताया था, वो सब कुछ भुलाकर इसके पास आ गई थी। आयज़ा क्या मौजज़ा होता है? आयज़ा के हज़ार दिलासों के बाद इसके लबों से ये सवाल अदा किया था। बैठ कुरान से टेक लगाए वो नज़रें झुकाए मुसलसल लब कतर रही थी। चेहरा यकान ज़दा था, आँखें सदियों से थकी हुई थी। मौजज़ा? आयज़ा ने नासमझी से इसकी जानिब देखा। हाँ मौजज़ा। वानिया ने अपने बंजर सुनहरी आँखें उठाई थी। मौजज़ा मतलब कुछ ऐसा जो इंसानी अक्ल को बिल्कुल दंग कर दे, मतलब कुछ ऐसा जिसे हमारी अक्ल तस्लीम ना कर सके, मतलब गैर मंतकी चीज़ें जिनका मंतकी तौर पर कोई वजूद ना हो। वानिया के लब आहिस्तगी से हिले। हाँ कह सकते हैं। वो अपनी सोच के मुताबिक जवाब दे रही थी। लिहाजा आयज़ा इसकी तरदीद नहीं की थी। फरिश्ते, जिन्नात, आखिरत, ये सब भी तो गैर मंतकी चीज़ है ना। वानिया ये सब गैब है जिस पर मुसलमान ईमान रखते हैं। तुम नहीं रखती, वो अलग बात है। भाभी कहती है कि मैं दुआ करूँ, कोई मौजज़ा हो सकता है। तुम बताओ मैं कैसे दुआ करूं? मैं तो गैब पर यकीन ही नहीं रखती, तो फिर मौजज़ात पर कैसे? इसकी आवाज़ भर्रा गई। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। सच बताऊं तो मैंने हमेशा इन चीज़ों को गैर मंतकी जाना है। मगर जब भाभी ने कल रात मुझे उम्मीद दिलाई तो मेरा दिल किया कि मैं मौजज़े पर यकीन रखूं। इंसान खुद को बड़ी चीज़ समझता है, मगर जब किसी आजमाइश से दो चार होता है तो फिर इसे अल्लाह याद ही आ जाता है। बहैसियत मुसलमान हम मौजज़ात पर यकीन रखते हैं। तुम्हें पता है सबसे बड़ा मौजज़ा क्या है? वानिया ने नफ़ी में सर हिलाया था। कुरान पाक। कुरान बहुत बड़ा मौजज़ा है। वानिया छिटकी थी। इसकी आंखों में एक साथ ढेरों सवाल उठे थे। कुरान मौजज़ा कैसे हो सकता है? तुमने ही कहा ना कि मौजज़ा वो होता है जो इंसानी अकल को दंग कर दे। वह इस्तेहज़ा या हंसी थी। तुम कुरान पढ़ो वानिया। मैं तुम्हारे लिए दुआ करूँगी ये मौजज़ा तुम्हारी अकल को दंग कर दे और तुम्हें राह रास्त पर ले आए। जब तुम्हें कुरान के मौजज़े पर होने पर यकीन आ जाएगा, फिर तुम अल्लाह से अपनी औलाद की ज़िंदगी के मौजज़े को मांगने में 1 सेकंड नहीं लगाओगी। तुम पहले भी तो कभी कभी दुआ करती थी ना। आज एक बार फिर दुआ करो कि अल्लाह तुम्हें अपनी भेजी गई किताब पर गौर फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। मगर कुरान में तो बहुत गलतियां हैं। इसकी पहली आयत में ही कोई रब्त नहीं। जिस नीयत से पढ़ोगी कुरान पाक को वैसा ही पाओगी। कुरान की आयत में गलतियां नहीं, दरअसल तुम्हारी सोच महदूद है। अपने दिमाग के खुलने के दुआ करो, मुझे यकीन है तुम हिदायत पा लोगी। आयज़ा ने मुस्कुरा कर नरमी से इसके हाथ पर दबाव दिया था। वो खामोश रही थी, बिल्कुल खामोश। आयज़ा के जाने के बाद वो कुछ देर खाली उस ज़हनी की कैफियत में दीवार तकती रही थी। फिर इसने अपने दोनों हाथों को उठाया। अब वो मुसलसल अपने हाथों को उलट पुलट कर देख रही थी। बल आखिर इसने दोनों हाथों को एक साथ जोड़ा था। अचानक ही इसके पूरे वजूद में एक करंट सा दौड़ गया। वानिया के लब हिले थे। मुझे नहीं पता सच किया है और झूठ क्या झूठ, मगर
मगर मैं फिर भी दुआ करती हूँ। वो सांस लेने को रुकी। मैं दुआ करती हूँ कि इस किताब को समझने के लिए मेरा जहन खोल दे। यह मैं इसलिए नहीं कह रही कि मुझे अपनी बच्चे की ज़िंदगी चाहिए, बल्कि मैं इसलिए कह रही हूँ कि क्योंकि सब अंधाधुन इस किताब की पैरवी करते हैं और इस्लाम और कुरान के बारे में एक लफ्ज़ भी नहीं सुनना चाहते। मैं अपना बच्चा तो किसी कीमत पे ज़ाय नहीं करवाऊंगी, चाहे वो माजूर हो या फिर इसके साथ मैं भी मर जाऊं। हाँ, मुझे लगता है मैं मर जाऊंगी, लेकिन मरने से पहले मैं सच जानना चाहती हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि ये किताब हक है या फिर कोई और किताब है, या फिर कुछ भी हक नहीं। इस लड़की ने कहा था कि शुरुआत कुरान से करो, तो फिर ठीक है, मैं आज पूरी नीयत से शुरुआत करती हूँ। इसने अपने उठे हाथ चेहरे पर फेरे, फिर धड़कते दिल के साथ वज़ू करने गई थी। वज़ू के बाद इसने दुपट्टा ओढ़े कुरान पाक उठाया था। यह एहतमाम इसने पहली बार किया था। अब वो बग़ैर रुके कुरान पाक की सूरतें तर्जुमे के साथ पढ़ रही थी। कुछ बातें इसे समझ में आ रही थी, कुछ इसके सर पर से गुजर रही थी। जो आयत वो समझ नहीं पा रही थी, वो उसके पॉइंट्स बनाती जा रही थी। सूरह अंबिया के एक आयत पर आकर वो छिटकी थी। तर्जुमा: और क्या जिन लोगों ने कुफ्र किया, ये नहीं देखा कि सारे आसमान और ज़मीन आपस में मिले हुए थे? हमने इन्हें फाड़ कर अलग किया और हमने पानी से हर जिंदा चीज़ बनाई, तो क्या ये लोग ईमान नहीं लाए? सूरतुल अंबिया आयत नंबर 30। बिग बैंग थ्योरी। इसके लब हैरत से हिले। वानिया ने फ़ौरन से पास पड़ा लैपटॉप उठाया था। अब वो बिग बैंग थ्योरी सर्च कर रही थी। बिग बैंग थ्योरी की तकरीबन सारी दुनिया ही तस्लीम करती है। बिग बैंग थ्योरी बताती है कि कायनात सिर्फ एक नुक्ते के तौर पर शुरू हुई थी, फिर फैली और इतनी बड़ी हो गई जितनी कि ये अभी है, और ये अभी तक फैली हुई है। साइंस की कुरान के साथ ये मुमासिलत इसे काफ़ी हैरान कुन लगी थी। जॉर्ज लेमार्टे ने 1920 में थ्योरी पेश की थी, मगर इस किताब को तो 1400 साल से भी ज़्यादा अरसा हो चुका था। इसके लिए बात तशवीश कुन थी। नोट: हैसियत मुसलमान, हम कुरान पाक की हर एक आयत पर ईमान रखते हैं और इसमें कोई शक नहीं करते कि कुरान पाक को साइंस की जस्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं, मगर गौर व फिक्र करने में कोई हर्ज भी नहीं। बस नीयत अपने ईमान को मज़ीद पुख्ता करने की होनी चाहिए। गहरी सांस खारिज करते हुए आगे बढ़ती। तकरीबन 10 मिनट बाद वो फिर ठिठकी। इसे सूरतुल अंबिया की एक और आयत ने ठिठकने पर मजबूर किया था। तर्जुमा: जिस दिन हम आसमान को कातिब की किताबों से लपेटने की तरह लपेट देंगे, जिस तरह हमने पहली पैदाइश की इब्तिदा की, इस तरह हम इसे लौटाएंगे। ये हमारी ज़िम्मे वादा है। हमें यकीनन हम हमेशा पूरा करने वाले हैं। सूरतुल अंबिया आयत नंबर 104। बिग क्रंच थ्योरी। ये तो बिग क्रंच थ्योरी है। इसके माथे पर पसीने की नन्ही बूंदें उभरने लगी। बिग बैंग थ्योरी में कायनात की इब्तिदा और इस थ्योरी में कायनात के वापस सिमट कर एक नुक्ते में तब्दील हो जाना। इसने गहरी सांस खारिज करते कुरान पाक को बंद किया था। ये इंकिशाफत इसके लिए बहुत हैरान कुन थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि इसने आज से पहले कभी कुरान को पढ़ा ही नहीं था, और अगर कभी कोई हिस्सा पढ़ा भी था तो गौर फिक्र नहीं किया था। ये कदीम किताब, इस पर कौन से राज खोलने वाली थी, ये तो वक्त ने तय करना था। तो ये थी व्यूअर्स एंड रीडर्स हमारी आज की किस्त। उम्मीद करती हूँ आपको ये नावल ज़रूर पसंद आएगा। चलिए जी, इंशाल्लाह अगली किस्त में फिर से मुलाकात होती है। जब तक कि मुझे दीजिए इजाज़त, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड कमेंट भी कर दिया करें। चलिए जी, इंशाल्लाह फिर से अगली किस्त में मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।